बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आप सबकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। पाकिस्तान पोलेमिक्स में आज हम बात करेंगे कि किस तरह से तारीख़ में ऐसा हुआ कि एक शख्स आया और साइंस के हंसते बसते बाग को तख्तो ताराज करके चला गया, और वो भी सिंगल हैंडेडली। बहुत ये बात की जाती है पाकिस्तान का जो सेकुलर तबका है उनकी तरफ से कि इमाम अल गज़ाली एक शख्सियत ऐसे गुज़रे हैं कि जिन्होंने इस्लामी दुनिया से रैशनैलिटी को ख़त्म किया। तहाफ़त को हवाला बना के, तहाफ़ुल फ़लासफ़ा उनकी किताब, शॉर्ट में उसको तहाफ़त कहते हैं, उसको बेस बना के कि उनकी इस तसनीफ़ के बाद इस्लाम में इंक्वायरी, रैशनैलिटी, साइंस ये सब ख़त्म हो गई। इस सारी चीज़ों को डीकंस्ट्रक्ट करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सुल्तान राशिद साहब, जो कि गज़ालियन और द गज़ालियन के नाम से जाने जाते हैं। ऑब्वियसली गज़ालियन नाम ये ज़ाहिर करता है कि वो सब्सक्राइब करते हैं गज़ालियन थॉट से। तो उनको ज़हमत देने का मकसद ये था कि आज वो मुकदमा लड़ें जो इल्ज़ाम लगाया जाता है उनके स्कूल ऑफ थॉट के जो चीफ़ हैं जनाब इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि हिमसेल्फ, के जो उन पे इल्ज़ामात लगते हैं वो कितने ठीक हैं या कितने गलत हैं। लेट्स गेट गोइंग शैल वी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? कैसे भाई? ठीक-ठाक? अल्लाह का शुक्र। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस्लामाबाद से आप तशरीफ़ लाए। जी। द गज़ालियन, राइट? यस, व्हाट्स यस। बिहाइंड दैट? थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे? Well, firstly, I started as a law student, Right. so I was studying law, and as happens mostly क्या होता है कि लोग जब जवान होते हैं, they don't really give heed to religion, Mm. and as they get older, they realize there's such a thing as religion. Yeah. और religious thought के अंदर आया, तो I read some of the spiritual works of Imam al-Ghazali, also the rational works, Yeah. and I just fell in love with the man. I will Yeah. say कि in terms of it's almost, if you read Imam al-Ghazali, especially Mm. अगर आप उनकी अरबाइन फी उसuluddin पढ़े, which is the summary of Ihya Ulumuddin, it Yeah. almost feels like he's talking to you. Mm. Kind of the vibe, obviously it's not the same thing, but kind of the vibe जब आप कुरान पढ़ रहे होते हैं तो आपको लगता है कि खुदा आपसे खुद बात कर रहा है. Yeah. So kind of the similar thing है जब आप इमाम गज़ाली को पढ़ते हैं, it's like he's talking to you yourself. Mm. तो उसके बाद इमाम गज़ाली से I would say कि intellectually और spiritually इमाम गज़ाली बहुत पसंद आए. Mm. So I kept that name. Okay. That's brilliant. द गज़ालियन, राइट? ये तो हो गया ना, आपका तारुफ हो गया, आप इस्लामाबाद से हैं, इस वजह से आप उनको पसंद करते हैं। हाउ डज़ इट फ़ील कि जब देखते हैं कि पाकिस्तान में एक तबका दिन रात हर तरह के लोग, हवाले जो एग्ज़िस्ट करते हैं और जो नहीं करते हैं, उन सबको इकट्ठा करके द गाय दैट यू आर सो इम्प्रेस्ड बाय, ही इज़ डिक्लेयर्ड एज़ द एंटागनिस्ट, एक ऐसा विलन जिसने आके इस्लाम से साइंस को ख़त्म कर दिया। वो बातें तफ़सील से करेंगे, बस ज़रा आपकी फीडबैक आप कर लें। हाउ हाउ डज़ दैट मेक यू फ़ील एक्चुअली? Well, to be honest, it doesn't really hurt me because largely the critiques that they make are it shows that they are very ill-read. So they have not read the topic at all. Okay. And तो इसलिए मुझे बुरा नहीं लगता because you feel bad when someone does a proper critique of your system, Yeah, yeah. tries to deconstruct it. और फिर आपको होता है कि यार अब मैं क्या करूँगा? I used to hold or I used to cling on to this system, Yeah. and now it has been refuted. लेकिन जब ये बात कर रहे हैं, it's more of I would say a meme. You know, sometimes people say something, you find it funny, so you just laugh and Quite move on. often actually. Yes, quite often. So you तो just look यही at it. यही मकसद है कि इस सारी कहानी को अनपैक करें हम। लेकिन किसी भी कहानी को अनपैक करने से पहले उसके जो फंडामेंटल किरदार हैं वो समझने ज़रूरी हैं। सो इन आवर स्टोरी जो हमारे हीरोज़ हैं वो हैं मुतज़िला फ़िलासफ़ा, और जो हमारे विलन हैं वो हैं इमाम गज़ाली। सो द स्टोरी गोज़ लाइक दिस कि इस्लाम में साइंस फ्लरिश कर रही थी, फ्री इंक्वायरी, रैशनल थॉट, सब कुछ बड़ा ज़बरदस्त जा रहा था। एंड अलोंग केम अ गाय, इमाम अल गज़ाली, उन्होंने एक किताब लिखी तहफ़्फ़ुल फ़लासफ़ा, और उसके बाद इस्लाम में साइंस ख़त्म हो गई। तो ये बेसिकली ये है वो नैरेटिव जिसके साथ आज हमने चलना है। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? क्या वाक़ई ही इमाम गज़ाली ने साइंस और रैशनैलिटी ख़त्म की? Well, firstly, if we look at Imam al-Ghazali as a person, you find that Imam al-Ghazali was a complete champion of rationality. Yeah. After all, Imam al-Ghazali ke jo most, I would say the most impressive works that he has done have been in Asul al-Fiqh. So if you read his book Al-Mutashfa, it's every single Asul book after it has taken influence from it. So even if you read books like Al-Mughni, you read other books after Imam al-Ghazali in different schools, तो आप ये देखेंगे कि इमाम al-Ghazali से बहुत इन्फ्लुएंस लिया है. और जो असूल al-Fiqh है, in of itself, that would be enough for us to show कि Imam al-Ghazali was a complete champion of logic. As we will discuss later on, philosophy does not translate into pre-modern Islamic era. However, Asul al-Fiqh is a philosophy of law. It's a study of
a philosophy of interpretation. It's hermeneutics. And it's all of these different systems that do come under the modern term of philosophy. तो अगर हमने सिर्फ ये साबित करना है कि इमाम अल-गज़ाली was a champion of logic or a champion of the rational arts in the sense, then उनकी तो हमें और किसी बात में जाने की ज़रूरत भी नहीं. We can just read his Asuli works. That's very true. अच्छा, heads up, ये गिलाब को भी आएगा, मुझे भी आएगा कि जब आप इंग्लिश से ओवरकिल करेंगे तो लोग कहेंगे कि सानू की समझ आया फिर. Which is a very very fair argument. इसलिए कि हम कोशिश करते हैं ना कि सबके, क्योंकि इंग्लिश फैशनेबल बन गई है ना कि यार जो इंग्लिश हम कोशिश ये करते हैं कि जो अपनी ज़ुबान है उसको ज़्यादा तरजीह दें, और फिर ऑफ कोर्स जितना हमारे पास जो कंटेंट है वो लार्जली अंग्रेज़ी में, तो कुछ ना कुछ तो वो आएगी, लेकिन मैं जो जनरल थीम है उसकी बात कर रहा हूँ. सो आपका केस ये है कि गज़ाली ने साइंस को कत्ल नहीं किया. वैसे ये पॉसिबल हो सकता है कि कोई एक आदमी सिंगल हैंडेडली एक किताब लिखे और उसके बाद पैराडाइम शिफ्ट हो जाए? I would say if Imam al-Ghazali is the villain in this story, और एक ही किताब से उन्होंने साइंस, रैशनैलिटी और सारी साइंसेस को ख़त्म कर दिया, तो आई वुड से कि फिर तो अच्छी बात है. इनसे अच्छा विलन तो आ नहीं सकता था हिस्ट्री में कि उन्होंने एक पूरी सिविलाइजेशन को, वन मैन आर्मी, ही जस्ट कंप्लीटली डिसमेंटल्ड इट. तो इसमें इफ़ यू वांट टू लुक एट इमाम अल-गज़ाली एज अ पर्सन, देन जाहिर सी बात है जस्टिस तो तभी होता है ना जब आप एक इंसान की स्टेटमेंट्स खुद पढ़ें, रेदर देन लुकिंग एट द पीपल. लेट्स सी व्हाट द पर्सन हिमसेल्फ बिलीव्ड, उससे पहले कि हम उनमें एक्सपर्जन्स कास्ट करें. सो आई हैव सम कोट्स एंड इट्स वेरी क्लियर. वी विल गेट टू देम, लेकिन मैं अभी हम केस बिल्ड कर रहे हैं ना कि क्या जो इल्ज़ाम है, क्या इज इट इवन पॉसिबल कि दो इवेंट्स बताए जाते हैं. एक इवेंट ये बताया जाता है कि इमाम गज़ाली आए, उन्होंने किताब लिखी और उसके बाद बाय फोर्स उसको किताब को जो है वो नाफिज किया गया, और जो लोग बाद में आए टाइम लाइन्स का भी ख्याल रखे बगैर कि कौन सा बादशाह उस वक्त था, कौन सा नहीं था. बहरहाल उन्होंने ज़बरदस्ती जो रैशनैलिटी है, जो थिंकिंग है, जो साइंटिफिक एडवांसमेंट थी उस दौर की, उन सब को ख़त्म कर दिया बेस्ड ऑन दी गज़ालियन थॉट. ये एक इवेंट है. दूसरा इवेंट है कि जो फॉल ऑफ बगदाद हुआ, उसके बाद वो सारा का सारा तबाह हो गया. नाउ सिंगल मोस्ट और आई शुड से द बेस्ट वे कि आपने इस तरह के किसी इल्ज़ाम को अगर साबित करना है तो आपने उसके इफ़ेक्ट्स को देखना है, या आपने देखना है कि बाद में क्या हुआ. तो मिसाल के तौर पे अगर कैसर अहमद राजा पे इल्ज़ाम है कि उसने किसी को कत्ल किया है, द बेस्ट वे टू फाइंड आउट इज़ कि क्या वो बंदा कैसर अहमद राजा के मरने के बाद ज़िंदा था या नहीं था. अगर ज़िंदा था तो ये इल्ज़ाम पे आप किसी और चीज़ पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. सो अप्लाई द सेम रैशनल हेयर कि गज़ाली ने अगर साइंस को ख़त्म कर दिया तो व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ साइंस आफ्टर गज़ाली इस्लामी दुनिया में. इसको एग्जामिन करने के बाद चीज़ें सारी क्लियर हो जाती हैं. ये तो गज़ाली वाला हो गया. दूसरा मामला जो है उसमें मैं आपकी राय चाहूँगा, जो फॉल ऑफ बगदाद है. आई थिंक शेर शाह मेड अ वेरी इंटरेस्टिंग कमेंट अपनी एक पॉडकास्ट में गए थे TVT पे, जिस पे उनसे ये सवाल किया गया था कि ये जो फॉल ऑफ बगदाद है और उसके बाद फिर किस तरह से ख़त्म हुआ. एंड शेर शाह सेड के आर वी टू बिलीव के उस ज़माने में सिर्फ बगदाद के लोग ही सोचते थे, बगदाद के बाहर कोई नहीं सोचता था कि बगदाद का शहर जो है वो उन्होंने सैक कर दिया और लोगों ने सोचना छोड़ दिया. इज़ दैट इवन कंसीवेबल आइडिया? आई थिंक दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग वे टू थिंक. इतनी बड़ी सिविलाइजेशन हो, ठीक है, एक शहर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन आप तो बात फिजिकल शहर की कर रहे हैं. तो ये दोनों चीज़ें ही एक्चुअली हो नहीं सकती हैं. बट नेवरदलेस एक रूथलेस पेडलिंग है इस नैरेटिव की कि ये दो चीज़ें हुई, जिसमें से मेन चीज़ जो है वो गज़ाली की थी कि उन्होंने आगे साइंस को ख़त्म कर दिया. मैं सब ये इज़ दैट इवन पॉसिबल, कंसीवेबल कि वो लोग जो खुद को रैशनलिस्ट कहते हैं, खुद को लिबरल, सोशलिस्ट, प्रोग्रेसिव, दिस एंड दी सारी चीज़ें कहते हैं, कि दे डोंट इवन गो इनटू द एग्जामिनेशन ऑफ द हिस्ट्री एंड दे सिंपली read somewhere कि गज़ाली came, science finished and said, we got a winner there. So, what's your take on that? I would say it's a very legitimate question कि इतनी बड़ी society है, and it's a society that has been living for centuries. इतने इख्तलाफ हैं in society में in terms of the rational इख्तलाफात. Mostly people just seem to think कि जो orthodoxy is just one group of individuals. Actually, the orthodoxy just refers to valid difference of opinion. तो आप ऑर्थोडॉक्सी में ऑलरेडी आपके पास डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन थे. एंड इफ इमाम गज़ाली वाज सपोज्ड टू बी अ पर्सन हु जस्ट लेड टू द कंप्लीट डिक्लाइन ऑफ द साइंटिफिक रेलम, और उनकी थॉट इन्फोर्स हो गई हुई थी, सो फिर तो हर किसी को अशारी होना चाहिए था और शाफी होना चाहिए था. बट वी फाइंड दैट द इंटायरिटी ऑफ द स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस प्रॉस्पर्ड एज सेपरेट एंटिटीज, कि वो डिफरेंट स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस थे, इसलिए तो हमारे पास आ जाते हैं. एंड ऑल्सो वी सी कि जो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, दे वर ऑल्सो 3 डिफरेंट डिस्टिंक्ट स्कूल ऑफ थॉट्स, लाइक द अशारी स्कूल, द
Maturidi school and the Athari school. Yeah. तो we see कि उनकी thought in terms of affecting a change, इस तरह तो कोई effect change we don't see anything. हम उसके बाद भी देखते हैं that the schools remain the schools in jurisprudence and in rationality. और उसके बाद हम देखेंगे and we will talk about this when we go further कि असल जो कलाम हुआ वो तो हुआ ही इमाम गजाली के बाद. The more extensive kalam, the more diving into metaphysics, which was the main issue between the philosopher. And हम उसमें भी ये बात करेंगे कि philosophy term, it's not just to apply it to pre-modern modern Islamic intellectual spheres. तो हम उसमें देखेंगे कि जो एक्चुअल कलाम हुआ, जो एक्चुअल रैशनल थॉट हुई, मच मोर इन डेप्थ देन इमाम अल-गज़ाली, और जो आज भी जो मेन मेटाफिजिक्स इस्लामिक आती है वो तो इमाम गज़ाली के बाद आती है. इट्स नॉट बिफोर इमाम गज़ाली. वेरी ट्रू. और जो हिस्ट्री है, मैं एक दो एग्जांपल्स आपके सामने रखना चाहूँगा एंड देन इफ यू कैन बिल्ड ऑन दैट, कि हमें ये पता है कि गज़ाली का दौर था, उससे पहले साइंस का सारा चल रहा था, बट गज़ाली एक्चुअली पास्ड अवे अ लॉट अर्लियर देन द फॉल ऑफ बगदाद. इवन फॉल ऑफ बगदाद के बाद, यानी कि वो जो टाइम है, फॉर एग्जांपल गज़ाली की डेथ और फॉल ऑफ बगदाद का, वो भी कोई 2-3 साल की बात हम नहीं कर रहे हैं. एक्चुअली इज़ लॉन्ग टाइम, राइट. अगर गज़ाली की डेथ के बाद साइंस इंक्वायरी ये सारी ख़त्म हो रही थी, तो फिर हम जब कहते हैं कि बगदाद की सैकिंग के बाद ये सारा ख़त्म हुआ, सो व्हाट वी आर सेइंग इज़ एसेंशियली कि द टाइम इन बिटवीन द डेथ ऑफ गज़ाली एंड फॉल ऑफ बगदाद, इस टाइम में साइंस फ्लरिश कर रही थी. ये तो एक टाइम है, यानी इसमें फ्लरिश कर रही थी, क्योंकि अगर ये फ्लरिश ना कर रही होती तो फिर बगदाद का हवाला देने की तो ज़रूरत ही नहीं थी ना, जो आमतौर पर जो इंटरेस्ट हमारे दे रहे होते हैं. if that makes sense. Yes, absolutely. I would say कि if we look at the works after Imam al-Ghazali, और आपने बिल्कुल बात सही की कि we can look at the effects after the individual. तो उसके बाद हम surmise कर सकते हैं was there ever a decline in the sciences after Imam al-Ghazali, and we can even divide it further. हम उसमें बात कर सकते हैं कि let's talk about the rational arts in terms of let's talk about कलाम, metaphysics में कितना काम हुआ इमाम गज़ाली के बाद, and we can talk about science, so in terms of astronomy में क्या काम हुआ, medicine में क्या काम हुआ after Imam al-Ghazali, and in terms of metaphysics, before even quoting works, हमने ये चीज़ रियलाइज़ करनी है कि द मेन मेटाफिजिकल स्कूल्स ऑफ इस्लाम स्टेम आफ्टर इमाम अल-गज़ाली, सच एज इफ यू वांट टू लुक एट फॉर एग्जांपल द ऑर्थोडॉक्सी, आप देखेंगे जो इशराकी स्कूल है व्हिच कम्स फ्रॉम इमाम अल-इशराक, इट कम्स आफ्टर इमाम अल-गज़ाली. एंड इफ यू सी शेख अल-अकबर इब्न अरबी का एंटायर स्कूल इज एक्सट्रीमली डीप स्कूल जो आता है, एंड दिस इज़ अनदर फनी थिंग कि दे हैव अ प्रॉब्लम विद तसव्वुफ, लेकिन जो मेन स्कूल्स आते हैं ऑफ मेटाफिजिक्स वो आते ही तसव्वुफ से हैं. सो you would see Sheikh Al-Akbar ka school, and after him, so for example, a huge name is Mullah Jami. All of these individuals come after Imam Al-Ghazali. और ये तो हम सिर्फ in the sense of different metaphysical frames की बात कर रहे हैं. They do stem from the main schools, which is Ash'ari and Maturidi school. लेकिन इसके अलावा आप देखेंगे कि if you just look at one individual after Imam Al-Ghazali, and we will talk about many of them, but if you just look at one individual, which is Fakhruddin al-Razi, आप देखेंगे कि फखरुद्दीन अल-राज़ी ने ही इवन रोट अशर ऑफ इब्न सीना's al-Isharat, and you will see कि not only did he engage with the philosopher, actually you will see a lot of philosopher ideas they were incorporated into the schools. उसकी वजह ये थी कि मोस्ट फिलासफर की मेटाफिजिक्स के साथ तो इख्तलाफ नहीं था, उनकी हमारी थोड़ी फिजिक्स के साथ बहुत इख्तलाफ था और थोड़ी बहुत मेटाफिजिकल प्रिंसिपल्स के साथ इख्तलाफ था, विच वी डीम टू बी अगेंस्ट द रिलीजन. तो उसके अलावा तो बाकी सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट भी होगी थी, कुछ डिक्लाइन भी होगी हुई थी, एंड यू विल सी दैट इट वाज अ टोटली इंटेलेक्चुअल एंडेवर. अगर आप फखरुद्दीन अल-राज़ी की कोई भी किताब पढ़ेंगे, जैसे कि आप अल-अरबाइन पढ़ लें फखरुद्दीन अल-राज़ी की, यू विल रियलाइज कि जो उन्होंने कलाम किया है इट इज़ मच मोर एडवांस देन इमाम अल-गज़ाली. उसकी वजह ये नहीं कि उसने बिल्ड किया इमाम गज़ाली के काम. एब्सोल्युटली. उसके बाद आप देखेंगे कि इमाम तफ्तज़ानी आए, शरीफ जुरजानी आए, and you will see all of these huge mammoth individuals. We have already talked about two entire schools, the Ishraqi school and the Akbarian school. और ये schools, why are they distinct? Because they are based on metaphysics. और आप देखेंगे कि न्यू एरिस्टोटेलियन मेटाफिजिक्स जो थी वो डिनाई की थी दोनों स्कूल्स ने, अकबरियन स्कूल ने भी और इशराकी स्कूल में भी, एंड यू इवन सी कि नियो प्लेटोनिक इनको कहा जाता है मोस्टली, बट दैट इज अ ब्लंडर ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि इनके पास वो वाली प्लेटो की टीचिंग्स थी नहीं जिसमें प्लेटो ने सारी मेटाफिजिक्स ले आउट की थी. तो यू विल सी इट इज इंडिपेंडेंट थिंकिंग बाय विच शेख अल-अकबर एंड इमाम अल-शराक बोथ ऑफ देम अराइव्ड एट देयर मेटाफिजिक्स. अच्छा, ये एक साइड टॉपिक है, मैं उसकी गहराई में जाना नहीं चाहूँगा इस पॉडकास्ट में, लेकिन जो आप कह रहे हैं ना कि ये इज़ अ ब्लंडर ऑफ हिस्ट्री, आई थिंक आई डोंट कॉल इट अ ब्लंडर, क्योंकि ब्लंडर तो होता है ना जहाँ पे जेन्युइनली ये गलती हो जाती है. आई कॉल इट्स अ वेरी केयरफुल इंजीनियरिंग ऑफ री राइटिंग द हिस्ट्री. क्योंकि आप ये देखें, ये कैसे हो सकता है कि पिछले 200-300 साल में दुनिया में जितने भी इंटेलेक्चुअल्स आए हैं, जितने भी ज़हीन लोग आए हैं, पढ़े लिखे लोग आए हैं, वो वेस्ट में आए हैं, वेस्ट से बाहर कोई भी नहीं आया है. दैट इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ एन इंटेलेक्चुअल इम्पीरियलिज्म,
कि अकल जितनी भी है वो हमारे पास है, एंड समहाउ वी आर गोइंग टू बाईपास द इस्लामिक एरा एंड डायरेक्टली लिंक बैक टू द ग्रीस। और वहाँ से जो चीज़ें थी वो हम वेस्ट के पास आ गई, और वेस्ट ने उसको, और यही वजह है कि सारी आपको वही आइडिया फॉर एग्जांपल आपको मिल जाएगा गज़ाली का, और वही आइडिया बाद में आपको मिल जाएगा मिसाल के तौर पे रेने डेकार्ट का। लेकिन रेने डेकार्ट इज़, डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही केम अलोंग मच लेटर, लेकिन ही इज़ अपेरेंटली द प्रोपोनेंट ऑफ इट एंड गज़ाली इज़ नॉट। और व्हेन इट कम्स टू दिस साइंटिफिक मेथड, बेकन का जो साइंटिफिक मेथड है वो मशहूर है, इब्न अल-हैसम का नहीं है। और खैर वो तो बाद में आ गया, उनको ख्याल आया, हमारे लोगों को तो नहीं आया, बट ही एक्चुअली टेक द आइडिया फ्रॉम द गाय फ्रॉम इब्न अल-हैसम एंड देयर ही इज़। कोपर्निकस का जो आइडिया है वो रेवोल्यूशनरी है, विच इज़ बेस्ड ऑन अल-शातिर, पर अल-शातिर को कोई नहीं जानता है। सो आई डोंट थिंक दीज आर ब्लंडर्स, आई थिंक इट्स अ वेरी केयरफुल इंजीनियरिंग हिस्ट्री की इस तरह से हुई है कि ये तासर हो कि ये लोग तो एंड कि ये लोग कुछ नहीं जानते थे, बट देन यू हैव टू टेक अ ह्यूज लीप, बिकॉज व्हाट यू हैव इज़ ग्रीक्स के बाद आगे आते हैं मुसलमानों की बहुत बड़ी फिक्र दैट लास्टेड फॉर सेंचुरीज, वो सबको बाईपास करके डायरेक्टली आप आ जाते हैं यूरोपियन रेनेसांस और उसके बाद जो एज ऑफ एनलाइटनमेंट एंड सो फोर्थ। तो ब्लंडर नहीं है, दिस इज़ वेरी वेरी केयरफुल क्राफ्टिंग, बट लाइक आई सेड को हमारा मौजू नहीं है, इसलिए मैं जो बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। जो बात आप कह रहे थे, यू गो बैक टू दैट। Yeah, I think I would agree with you that there is definitely a form of deception over here. Yeah. But obviously, since that's not the topic, so I will not dive further into it. But you're right. There's a specific propaganda that has been taught. और इसमें आप देखेंगे कि people will be saying कि आप इतनी बातें कर रहे हैं, आपके पास कौन सा academic है that backs you? Well, the point is that you have no academic that backs you. This has been thoroughly refuted, and I'm now about to. Unless you call Orientalists academics in that case. Orientalist tradition. This is an idea that is very old. Yeah. तो ये कोई century 2 century पुराना idea, and modern academics they have completely refuted it. So one of the famous works written on this is by Arab Christian academic, which is the name of George Saliba, and he wrote the book, monumental work by the way, Islamic Science and the Making of the European Renaissance. तो उसमें पहले वो summarize करते हैं जिसको वो कहते हैं classical narrative कि जी इमाम गजाली आए, orthodoxy आई तो खत्म होगी, और after he defines the entire narrative, उसके बाद वो कहते हैं he simply reject the understanding of the rise and decline of science in Islamic civilization as a Western projection of its own history with the church. Basically, West perceive करता था anything that is totally religious, such as the church. आप देखेंगे कि after the Renaissance, church hate भी बहुत ज़्यादा हो गई थी यूरोप में, and they largely, इससे आपकी Protestant movement निकलती है, because they at the end बहुत ज़्यादा hate जा रहा था church की तरफ and towards the orthodoxy. और वो आप ये भी देखेंगे कि they had a conflict always of rationalism and traditionalism. तो George Saliba भी यही कहते हैं कि they are projecting their own history into Islamic history, whereas Islamic history में ऐसी कोई बात नहीं थी। और उसके बाद अच्छा, मैं इस पे ना ये जो अभी कदा कलामी के बाद जो भी पॉइंट हमने अभी मेक किया है, इफ़ वी गो बैक टू दिस, ये जो भी आपने चीज़ कही है उसको मैं लिंक करना चाहूँगा कि जो ब्लेंडर नहीं था ये इंजीनियरिंग थी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि ये तो हमें हिस्टोरिकली मिल जाता है कि एज अ नोशन कि समथिंग इज़ विच इज़ टू बी क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ समथिंग एल्स, तो उसने क्रिएट होना होता है बाद में। सो मिसाल के तौर पे क्रिश्चियन नैरेटिव जो कि हमारे इस्लामिक नैरेटिव से बड़े करीब है कि अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया इन हिज ओन इमेज, राइट। सो अल्लाह ताला पहले, इंसान बाद में, सो मैन इज़ क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ द क्रिएटर। उसके बाद फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसे कम्प्लीटली डिफरेंट एग्जांपल है कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद अमेरिका ने एक नया जहां, एक ऑर्डर उन्होंने इमेजिन किया, and what they tried to create the world in the American image, liberal secular, सारी दुनिया ऐसी हो जाए। So again, the US is there, जो क्रिएशन करनी है उन्होंने बाद में करनी है, it comes something after, तो ये हमें हिस्ट्री में मिल जाता है। लेकिन जो हमारे ओरिएंटलिस्ट ने किया है, जो भी आपने बात कही है कि उन्होंने अपने जो उनका एक्सपीरियंस था चर्च और साइंस का, उसको देख के उन्होंने डिफरेंट ये किया है कि उन्होंने कोई चीज़ बाद में क्रिएट नहीं की है, they actually recreated history इन देयर ओन इमेज ऑफ यूरोप, कि चूँकि यहाँ पे साइंस और चर्च का इख्तलाफ रहा और साइंस ठीक थी, चर्च ख़राब था, एंड दे टुक दैट एज अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल, और उन्होंने हिस्ट्री को ही रीराइट कर दिया कि वहाँ पे भी जितने इस्लामी फ़िक्र रखने वाले लोग थे वो साइंस के मुखालिफ थे। और उसके बाद ये हुआ कि वो ऑर्थोडॉक्सी जीत गई, साइंस हार गई, एंड लो बिहोल्ड हमारा जो देसी सेकुलर का तबका है जो कभी भी प्राइमरी सोर्सेज पे नहीं जाते, उन्होंने ये नैरेटिव ओरिएंटलिस्ट से लिया एंड दे जस्ट रैन विद इट विदाउट इवन एग्जामिनिंग कि वो क्या कर रहे हैं। सो ये आई वांटेड टू इंक्लूड दिस कि दिस इज इट इज़ नॉट समथिंग दे वांट टू डू इन फ्यूचर। ये दुनिया में पहली दफ़ा हुआ है कि उन्होंने पुरानी चीज़ जो है उन्होंने बना दी है इन देयर ओन इमेज। प्लीज गो ऑन।
आई वुड से डेफिनेटली दैट्स ट्रू, क्योंकि आप देखेंगे कि मोस्टली क्या, स्पेशली इफ यू सी द ओरिएंटलिस्ट ट्रेडिशन, मैनी ऑफ देयर ओल्ड आइडियाज हैव बीन रिफ्यूटेड इवन इन एकेडेमिया, और मुस्लिम स्कॉलर्स ने तो ऑलवेज दे हैव रिफ्यूटेड मैनी ऑफ द ब्लंडर्स दैट दे मेड इन टर्म्स ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री. तो आप देखेंगे इट्स अ सेल्फ प्रोजेक्शन ऑफ देयर हिस्ट्री ऑन टू आवर हिस्ट्री. आप ये भी देखेंगे कि मैनी टाइम्स व्हेन यू एंगेज विद अ पर्सन हु इज वेस्टर्न, वो समझता है इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी इज द सेम थिंग. So what he would do is that if he can refute certain principles in Christianity, then he would say, I've refuted all religions. And there's a tinge, I would say not a lot, but there's a tinge of racism over here too, which existed in their history. कि वो समझते थे कि basically हमारी civilization intellectual imperialism. So they would say that if we have refuted the religion in our society, and if the white man's religion has been refuted, then all of your religion is de facto false. Then it's a necessary truth कि सारे religion खिलाफ होंगे, खिलाफ होंगे क्योंकि Christianity क्योंकि refute होगी. So but coming back to the topic, to just give the viewers something of the sciences after Imam al-Ghazali, we will talk about rational sciences too, but since mostly क्या करते हैं वो कि वो साइंस के ऊपर बात करते हैं, तो साइंस के ऊपर the same academic George Saliba, he catalogs several important scientific discoveries well advanced from the previous ones, right? कि पीछे वालों से ज़्यादा ये नहीं कि it's just running concurrently, कि वो पीछे वालों से ज़्यादा एडवांस हुई as a culture that values science would do, कि साइंस आहिस्ता आहिस्ता it gets more advanced. और उसमें he noted many discoveries. So for example, he noted the discoveries of scholars such as Ibn al-Nafis in the 13th century after Imam al-Ghazali, who was a medical practitioner who discovered the circulation of blood. And then he talks about Kamal al-Din al-Farisi of the 14th century. Now, one of the things that must be realized over here is that many times हम Ibn al-Hitam की Sorry, can I interject again? I'm very sorry, आपका flow में बार-बार तोड़ रहा हूँ, लेकिन आपने Ibn al-Nafis का नाम लिया है, तो he is the person that we can actually use an evidence, जो हमारा देसी सेकुलर नैरेटिव है कि एक्चुअली दिस वाज, जो इस्लामिक जितनी भी रैशनल थॉट या साइंटिफिक थॉट है, ये सारी की सारी ग्रीक थॉट पे बेस करती है. इनका ओरिजिनल काम नहीं था. एक्चुअली इट इज़ जस्ट अ डिफरेंट, नॉट इवन डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, इट्स द एक्सपेंशन ऑफ देयर वर्क. असल में उनका था, मुसलमानों का अपना नहीं था. ठीक, ये बेसिकली बड़ी आम सी बात आपको हमारे सेकुलर में मिल जाएगी. बट इब्न अल-नफीस इज़ द गाय कि जो उन्होंने जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है वो ग्रीक आइडिया को रिफ्यूट करके ये मशहूर हुए हैं. सो इट्स नॉट दैट ही वाज एक्सपेंडिंग ऑन दैट, ही वाज सेइंग दैट यू गाइस आर रॉन्ग, ये गलत है. एंड ही इज जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल्स. इतनी और कितनी एग्जांपल्स मिल जाएंगी कि जहाँ पे ग्रीक काम जो कि टोटली हाइपोथेटिकल थे, अच्छे थे, एटलीस्ट उसे एक इल्म का दरवाज़ा खोला कि बाद में लोगों को मौका मिला कि एटलीस्ट उनको रिफ्यूट करें. लेकिन जिन्होंने रिफ्यूट किया है, दे शुड बी गिवन क्रेडिट कि उन्होंने उनके काम को रिफ्यूट करके सच लोगों के सामने लेके आए हैं, एज अपोज के नहीं यार ये मुसलमान थे ना तो ये कॉपी कैट ही होंगे. सो आई एम वेरी सॉरी, मैंने आपका फ्लो राइट. आप देखेंगे कि एज द साइंसेस डेवलप्ड, और जहाँ तक रैशनैलिटी में है कि इफ़ दे वांट टू मेक द एक्सपर्जन दैट पीपल वर इंस्पायर्ड बाय द ग्रीक्स, एंड मतलब वहाँ तक उनकी सोच जाती थी, तो वो तो एक्सपर्जन ऑर्थोडॉक्सी के ऊपर तो हो ही नहीं सकता. बिकॉज एज वी डिस्कस्ड इवन बिफोर द पॉडकास्ट कि जो ऑर्थोडॉक्सी का सिस्टम था, इट वाज अगेंस्ट एरिस्टोटेलियन मेटाफिजिक्स और नियो एरिस्टोटेलियन मेटाफिजिक्स दैट द फिलोसोफर हेल्ड. और वो तो एरिस्टोटेलियन और नियो एरिस्टोटेलियन मेटाफिजिक्स, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, इट्स स्टिल अंडर द एरिस्टोटेलियन ब्रांच, कि वो तो उस पूरी को डिनाई करते थे. So for an example that we would give the some of the philosophers such as, for example, Ibn Rushd, they held that the spheres such as the earth, the sun, they are eternal abstract objects that do not have a beginning and that do not have an end. So agar aap, if you really think about this, it's been completely refuted. We can see the formation of suns. We can see the formation of not suns of stars. We can see the formation of planets. Or jo orthodoxy thi, what was the view that they held? They held that they were composite objects. Okay, look, I'm going to stop you on this one because जो हमने शुरू में बात की ना कि इस कहानी के कुछ विलन है, कुछ हीरोज़ हैं. हमारे देसी सेकुलर की कहानी में, या जो इनकी जो रेंडिशन है इस कहानी की, उसमें इब्न रुश्द बहुत बड़े हीरो हैं. And we need to put it to people, and I need you to put it to people, कि इब्न रुश्द के जो आइडियाज़ हैं कि ये जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं ये एब्स्ट्रैक्ट हैं और इटर्नल हैं, ये साइंटिफिकली स्पीकिंग ये गलत साबित हो चुके हैं. सो द गाय दैट यू आर प्रेजेंटिंग एज अ रैशनलिस्ट प्रो साइंटिफिक गाय, उसके आइडियोलॉजी क्या थी और उसके मुकाबले में इमाम अल-गज़ाली की आइडियोलॉजी क्या थी कि वो इन चीज़ों को रिफ्यूट कर रहे हैं कि यू आर रॉन्ग ऑन दिस. 20 पॉइंट्स जो उन्होंने उठाए हैं फिलासफा के, इब्न रुश्द इज इंक्लूडेड. इब्न रुश्द इज इंक्लूडेड इन दैट. हाँ, वो बाद में आए थे, लेकिन बट ही इज इंक्लूडेड एब्सोल्युटली. मतलब वो थॉट तो पहले से चल रही थी. इवन उन्होंने जो तहाफ़त लिखी बाद में, दैट्स वेरी ट्रू. लेकिन जो आइडिया था उनका कि ये जो आपने बताया कि एब्स्ट्रैक्ट इटर्नल चीज़ें हैं, एंड दैट्स प्रोबेबली कि वो एक ऑर्थोडॉक्सी से एक डिफरेंट आइडिया था. देयरफॉर हमने उसको
मिक्स कर दिया मुतज़िला के साथ भी, बाय हम आई मीन जो हमारे देसी सेकुलर्स हैं उन्होंने कर दिया है। सो सॉरी यार, मुझे देसी कहना अच्छा नहीं लगता, आई वांट टू कॉल देम लोकल सेकुलर्स, पर तो मुंह से निकल जाता है। तो लोकल सेकुलर्स जो हैं उन्होंने उसका मिक्स कर दिया, वो भी आगे चल के हम बात करेंगे। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट ऑन रिकॉर्ड कि इब्न रुश्द के आइडियाज़ जो हैं वो कोई नोवल कॉन्सेप्ट्स ऐसे नहीं थे कि जो रैशनैलिटी और साइंस को तक़वियत देते थे। एक्चुअली दे आर वेरी फ्लॉड एंड वेरी रिग्रेसिव। Absolutely. Absolutely. In terms of like talking about Ibn Rushd in particular, that Ibn Rushd had philosophy mein there was divergence. कि वो थे neo-Aristotelian, but they had certain Platonist ideas. They had certain different ideas in which they went away from Aristotle. Lekin one of the individuals who really stuck to Aristotle was Ibn Rushd. So, for example, Abdur Rahman al-Mehrick, a university graduate of a Harvard University graduate, he writes this in an article he did on the same matter, on the matter of logic and Islam. So he writes, Abdur Rahman al-Mehrick writes, he writes that the metaphysical system of the philosophers has very little empirical and rational basis. On both counts, Ibn Khaldun, Ibn Khaldun was, by the way, the father of sociology in Islam and one of the greatest intellectuals ever born after Imam al-Ghazali. And whenever I make mention of intellectual, I will say after Imam al-Ghazali. So post-Ghazalian. Post-Ghazali. Definitely one of the biggest ones to be born. He's even called the father of history. So just as the Asharis before and after him were correct, much to the dismay of the supporters, it turns out, for example, that the celestial spheres, i.e. the planets, are not eternal, simple, abstract objects with an intellect whose perpetual motion controls the affairs of the universe. They are, as the Mutakallimun said, merely composite physical objects that have a beginning in time. So as we can see very clearly, that much of the physics and the metaphysics of Ibn Rushd, it's completely, I would say, मैं अगर ये ऑडियंस की सहूलत के लिए थोड़ा सा इसको मैं आसान कर दूं कि बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो फिज़िकल एविडेंस है जिसमें हम दो चीज़ों को एग्जामिन कर रहे हैं, एक इब्न रुश्द का आइडिया कि ये इटर्नल और एब्स्ट्रैक्ट हैं, सेलेस्टियल बॉडीज, चांद सितारे जितने भी हैं, और दूसरा है मुतकल्लिमीन का जो क्लासिकल है कि नहीं, इनकी एक बिगिनिंग है, एक टाइम है। तो आज हम एक्चुअली साइंटिफिक डिवाइसेस से हम देख सकते हैं कि इब्न रुश्द वाज नॉट राइट, और जो मॉडर्न साइंस आज हमारी जिस चीज़ पे बेस कर रही है, वी आर नॉट सेइंग कि वो सारे हमारे जो क्लासिकल मुतकल्लिमीन हैं उनके आइडियाज़ पे बेस कर रही है, बट व्हाट वी आर सेइंग इज़ कि वो अपने दौर के हिसाब से दे वर नॉट टू फार फ्रॉम इट। Absolutely. आप देखेंगे कि the Ashari atomism, even though Ashari have moved on from it, so they have moved past it, लेकिन आप देखेंगे it's very reconcilable with modern science. Actually, many of the things जो वो कहते हैं कि जैसे कि अब इब्न रुश्द ने ये बात की है, it's not to put down Ibn Rushd. He was a great intellectual. There's no doubt in that. लेकिन उसमें बात यह है कि उनकी जो किताब उन्होंने इमाम अल-गज़ाली के जिसमें रद्द लिखा था, it's not a good book. I'm being very blunt. It's not a good book. और उसके अलावा जो इब्न रुश्द की मेटाफिजिक्स थी और जो उनकी फिजिक्स थी, very Aristotelian और very against the science we have today. So just to take one example, जैसे कि अभी हम जिसकी बात कर रहे थे एग्जाम्पल में, कि the sun is not an eternal abstract object. It's a composite. कि मतलब वो पार्ट से बना हुआ है and उसकी बिगिनिंग हुई है और उसका खत्म होगा, और ये चीज़ हम अपनी आंखों से देख सकते हैं. वी डोंट इवन नीड टू अपील टू साइंस. इट्स एन ऑब्जर्वेशन. कोई भी बंदा टेलीस्कोप, इफ ही हैज अ वेरी गुड टेलीस्कोप, देन ही कैन सी द फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स. के प्लैनेट्स गैस क्लाउड्स होते हैं, दे बिकम डेंस बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, दे बिकम अ प्लैनेट. और जो स्टार्स हैं वो भी इसी तरह फॉर्म होते हैं. द ओनली डिफरेंस इज द मास. ज़्यादा मास होगी तो वो स्टार होगा. उनको तबाह होते भी हम देख सकते हैं. जो सुपरनोवा बन जाते हैं, जायंट्स बन जाते हैं, कुछ कोलैप्स. एंड बोथ इज ऑब्जर्वेबल. बोथ इज ऑब्जर्वेबल. तो बात ये कि ये व्यू किसकी फिजिक्स सपोर्ट कर रहा है, किसके व्यू सपोर्ट कर रहा है? अशारी और मातुरीदी स्कूल की कर रहा है ना, विच इज़ द मेन ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ इस्लाम. तो अब बात ये आती है कि जिस तरह अब्दुर रहमान अल-मेहरिक ने कहा है, विद द एक्सेप्शन ऑफ सोल एटमिज्म, राइट, उस पे एग्रीमेंट नहीं है. उसमें ऑब्वियसली वो इसमें जो फ़िलासफ़ा और मुतकल्लिमून के बीच में एग्रीमेंट था दैट द सोल इज़ नॉट फिजिकल. तो उसमें, लेकिन उसमें भी इख्तलाफ थे हमारे. फॉर एग्जांपल, दे हैड द बिलीफ कि दैट द सोल्स ऑफ द प्रॉफिट्स दे कैन बेसिकली इन्फ्लुएंस द थिंग्स अराउंड देम. तो उन्होंने बेसिकली क्या किया कि उन्होंने एक तरह से थ्योरी ऑफ एवरीथिंग देने की कोशिश की. तो अपने ज़माने के हिसाब से उन्होंने कहा कि हमने हर चीज़ एक्सप्लेन करनी है. देयर प्रोजेक्ट वाज टू बिग.
Sure. They got too ambitious. अच्छा, मैं शायद कुछ लोगों को इसमें नाराज़ भी करूं, शायद आपको भी करूं, बट आई वांट टू पुट ऑन रिकॉर्ड कि इस मामले में मेरा अशारी स्कूल ऑफ थॉट से इत्तेफाक नहीं है। एक्चुअली आई एम मोर प्रो मैथुरिदी इन दिस रिगार्ड। वैसे ही मैथुरिदी से मैं थोड़ा सा ज़्यादा इंक्लाइंड हूँ। हाँ जी। एटमिज्म इज वंडरफुल, लेकिन आई थिंक व्हेन इट कम्स टू द मेटाफिजिकल एंटिटीज you don't have to reduce them to a physical entity. Oh, I would definitely agree. आप देखेंगे कि अशारी स्कूल भी लेटर अशारी स्कूल इट मूव्ड अवे फ्रॉम एटमिज्म। ये नहीं कि उन्होंने कहा हम इसको होल्ड नहीं करते, लेकिन उन्होंने कहा इट्स नॉट नीडेड फॉर आवर प्रोजेक्ट एनीमोर। कि हमारा प्रोजेक्ट है बेसिकली टू गिव द मुस्लिम सर्टेनिटी इन हिज बिलीफ्स। तो उसमें एटमिज्म सच हो झूठ हो उसके बारे में बात करना इट्स नॉट रियली नेसेसरी। And you know, another important side point but important point कि इस तरह के डिफरेंसेस से एक और गलतफहमी भी दूर हो जाती है कि जो एक तासुर दिया जाता है हमारे लोकल सेकुलर्स की तरफ से कि जो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी है इट इज़ सो यूनिफॉर्म कि जिसमें कोई इख्तलाफ की गुंजाइश नहीं है। लेकिन आप इन्हीं चीज़ों को आप देखें, इवन मैतरूदी और अशारी में 22 नकात पे फ़र्क है और वो सारे के सारे ऑर्थोडॉक्स हैं। कि ऑर्थोडॉक्सी इज़ नॉट टू बी ट्रांसलेटेड एज अ मिलिट्री एक्सरसाइज कि जिसमें सब ने लेफ्ट राइट मार्क करना एक तरह से। There is one thing about the Asharis. We agree on many few things. कि हमारे बीच में इतना इख्तलाफ है ऑन एवरीथिंग। बट बेसिकली जब हम अशारी स्कूल कहते हैं, कहते हैं कि हम एक परव्यू ऑफ वैलिड इख्तलाफ के अंदर आते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। लेकिन जो इख्तलाफ है वो हर चीज़, क्योंकि इसमें एक बड़े मज़े की बात है, एंड दिस इज समथिंग दैट द सेक्युलरिस्ट नेवर अंडरस्टैंड, कि तकलीद जो है विच इज़ ब्लाइंड फॉलोइंग अकीदे में हराम है इस्लाम में। इसमें एक्चुअली सिर्फ इख्तलाफ बताऊँ किस चीज़ का है, इख्तलाफ सिर्फ इस चीज़ का है कि जो बंदा तकलीद करके इस्लाम में मानता, क्या वो बंदा मुसलमान भी है कि नहीं। कुछ अर्ली स्कॉलर्स थे वो कहते थे जो बंदा ब्लाइंड फॉलो करता है इस्लाम को वो बंदा मुसलमान ही नहीं है। लेकिन मेजॉरिटी ओपिनियन है, अगर कोई व्यूअर ब्लाइंड फॉलो कर रहा है तो मेजॉरिटी ओपिनियन ये है, इंटरनलाइज नहीं किया तो मेजॉरिटी ओपिनियन ये है कि गुनाह है। तो लेकिन अकीदे में कोई तकलीद नाम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस्लाम में। यू हैव टू बिलीव बाय सर्टेनिटी बेस्ड अपॉन रीजन कि इस्लाम क्यों सच है, उसमें कोई तकलीद नहीं होती। देयर इज नो ब्लाइंड फॉलोइंग। हम तो जो बंदा ब्लाइंड फॉलोइंग करता है हम उसको प्रॉपर मुसलमान ही नहीं समझते, बिकॉज उसने गुनाह किया और उसने कभी इस्लाम समझा ही नहीं है। दैट्स ऑल। सारे मातुरीदी इसमें हमसे ज्यादा स्ट्रिक्ट है बाय द वे। तो आई एक्चुअली बिलीव इन दैट। अगेन मैं ये नहीं कहता मैं मातुरीदी कहलवाता हूँ, बट आई एम वेरी मच inclined to it's a beautiful school. No doubt. Ashari Maturidi school we have grown very close over the years. लेकिन इसमें मैं कहूँगा कि you would be saying कि आपने तो अब्दुल रहमान मेहरी किया है, even the name sounds Muslim, तो वो तो मुसलमान है, even though he's a Harvard graduate. Why don't you give us any non-Muslim? ये वाकई अहम बात है कि जो हमारे स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं या एटलीस्ट जो इस्लामी लोग हैं उनका हवाला देना ऑब्वियसली वो एक बात है, उसमें बायसनेस की बहरहाल कोई ना कोई इल्ज़ाम आ सकता है। सो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि जो इम्पार्शियल इंडिपेंडेंट रिसर्चर हैं उनकी बात को भी ऐड किया जाए। सो प्लीज़। So in terms of के जो thought of the Ashari थी या मातुरीदी, when we say Ashari we mean Ashari मातुरीदी, तो वो एक ही बात है। तो जो thought थी Ashari, did it have an influence on the modern world? इसमें आप कहेंगे कि जी आपने एक मुसलमान तो कोट कर दिया है, even though he's an Harvard graduate, तो लेकिन do you have any Western academics who attest to this? तो उसमें you can find in Agatha Robson writes in her Beyond Sovereignty. She writes, with this one revolutionary move, potentiality so far characteristic of the lowest form of existence, God translated into an infinite power potency, which became so suggestive that no Thomistic attempt to return God back to the highest form of actuality could ever succeed, which is best exemplified by Heidegger's dismissive treatment of the whole Aristotelian tradition as merely a blunder of ontotheology. The Asharite reversal, then fully confirmed in the nominalistic tradition, reverberates through the whole of modern metaphysics. So, आजकल के जो philosophers हैं वेस्टर्न और इवन इस्लामिक, इट्स वेरी क्लियर कि जो अशारी थॉट थी which was against much of neo-Aristotelian thought, much of their metaphysics, much of their physics, कि the modern physics or the modern metaphysics, if it has taken from anything, it has taken from the Islamic orthodoxy. कि जैसे कि अगाटा रॉब्सन writes in Beyond Sovereignty कि it's very clear कि जो मॉडर्न मेटाफिजिक्स है इट्स लार्जली बेस्ड अपॉन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ इस्लाम। क्योंकि जो फ़िलासफ़ा के स्कूल्स थे, जो फ़िलासफ़ा थे, दे हैव लार्जली बिन डिस्कार्डेड टू बी ऑनेस्ट इन टर्म्स ऑफ देयर मेटाफिजिक्स, एंड सो हैव द थॉमस एक्वाइनस का स्कूल। सो जो इसमें अशारी इन्फ्लुएंस है अपॉन द मॉडर्न मेटाफिजिक्स, इट जस्ट सिंपली कैन नॉट बी डिनाइड। और उसके अलावा दिस इज़ नॉट ओनली वन academic in terms of science and its advances. So there's a book that is written by Robert Wisnowski, The Nature, not a book, an article by Robert Wisnowski, The Nature and Scope of
of Arabic philosophical commentary in post-classical, which is 12th century to 20th century Islamic history. और उसके अलावा you can even see one by, and this is a beautiful one, by this is all post-Ghazali. post-Ghazali. So they are talking about the period post-Ghazali. तो वो उसमें बता रहे हैं कि क्या क्या scientific advancement हुई थी. और इसमें एक खालिब रोहेब ने, I'm sorry if I mispronounced that name, बड़ा मुश्किल नाम है, Islamic intellectual history in the 17th century. तो ये भी इन्होंने लिखी हुई है. एंड यू विल फाइंड फ्रैंक ग्रिफल फॉर एग्जांपल, अ जर्मन फिलोसोफर. वो तो यू विल इवन सी के इमाम अल गजाली इफ एनीथिंग कि उनका तो बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट था, क्योंकि इमाम अल गजाली की वजह से मदरसा में लॉजिक इंट्रोड्यूस हुई थी. द एंटायर फील्ड ऑफ मंतिक लॉजिक इमाम अल गजाली की वजह से इंट्रोड्यूस हुई थी. एंड इवन फ्रैंक ग्रिफल राइट्स दिस. सो इमाम अल गजाली इफ एनीथिंग ही ओपन्ड द डोर्स for all of this. इसमें we can even return to his own statements कि इमाम अल गजाली what does he have to say on the matter of all of these different things like science. अच्छा, इसमें कदा कलामी की माजरत एक चीज़ एक्सप्लेन करने के बड़े लायक है कि हाइडगर का आपने हवाला दिया, वेस्टर्न ऑथर्स का आपने हवाला दिया कि जो मेटाफिज़िक्स है ये बेस करती है अशारी स्कूल ऑफ थॉट पे. एंड जो अशारी स्कूल ऑफ थॉट है, अगरचे इसने इंक्लूड किया है ग्रीक मेटाफिज़िक्स को, लेकिन नॉट एज अ पोजीशन टू एक्सेप्ट इट, बल्कि उन्होंने जितना जो एरिस्टोटल की मेटाफिज़िक्स है उसको तो रिजेक्ट करते हुए उसका अल्टरनेटिव प्रोड्यूस किया है. तो आई मीन दे हैव टेकन अ लॉट ऑफ आइडियाज फ्रॉम एरिस्टोटल फॉर एग्जांपल, बट व्हेन इट कम्स टू मेटाफिज़िक्स कैटेगोरिकल उनका कि ये इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बिकॉज आई थिंक कोई भी आदमी इसमें थोड़ा सा चीज़ों को गहराई में जाने की कोशिश करे. आई थिंक एरिस्टोटल की जो मेटाफिजिकल अप्रोच है वो थोड़ी सी लॉजिक और बाकी चीज़ों को हम डिनाई नहीं करते हैं. आपने भी आगे उसको इशारा किया, लेकिन विद लॉजिक देयर इज नो डाउट कि ऑल ऑफ मॉडर्न लॉजिक इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एरिस्टोटल. तो जो एरिस्टोटल की जो मेटाफिजिक्स है उसको एक्सपैंड नहीं किया, बल्कि उसको रिजेक्ट करते हुए जो ट्रू व्यू ऑफ मेटाफिजिक्स है वो प्रेजेंट किया, विच अगेन गोज टू शो, जो आगे हमने एक पॉइंट क्रिएट किया था, मेक किया था, कि इट्स नॉट द केस कि हमने ग्रीक थॉट को ही सुर्खी बॉर्डर लगा के दुनिया के सामने पेश कर दिया, विच एक्चुअली इज़ द केस बीन प्रेजेंटेड बाय आवर सेकुलर्स. पॉइंट टू पॉइंट अगर चलिए कितनी चीज़ें जो हमने डिनाई की. एक ये हो गई, अभी जो हम मेटाफिजिक्स की बात की है, जो यूनिवर्स की उसकी इटर्नल, ये इब्न रुश्द ने जो आइडियाज़ किए कि सारा एब्स्ट्रैक्ट है और ये इटर्नल एंड सो फोर्थ, उन चीज़ों को. तो आई जस्ट वांट टू कीप आवर ऑडियंस बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि कहाँ कहाँ पे हमारा डिपार्चर है, और उस डिपार्चर का फिर जो इम्पैक्ट है, इम्प्लिकेशंस हैं उसकी ये रही हैं कि आज तक तो दुनिया में जो मेटाफिजिक्स गालिब हैं उसके पीछे अशरी स्कूल है जिन्होंने अपना काम एक्सपेंड किया है गजाली की थॉट पे. सो गजाली कैन नेवर बी अ विलन इन दिस स्टोरी. और इसमें आई थिंक एक और बड़ा ब्लंडर करते हैं स्पेशली आवर लिबरल्स एंड सेक्युलर्स के जो इमाम अल गजाली ने आइडियाज़ दिए हैं, दे वर नॉट न्यू. इमाम गजाली ने कोई नया आइडिया नहीं दिया. इफ़ यू रीड तहावत अल फिलॉसफा, ऑब्वियसली उन्होंने रद्द बहुत प्यारा किया है और दैट वाज हिज ओन. लेकिन इमाम अल गजाली ने एक किताब लिखी हुई है विच इज़ इंट्रोडक्टरी बुक, नॉट एन इंट्रोडक्टरी, बेसिक मिडिल लेवल बुक ऑफ अशारी कलाम, जिसका नाम है अल इक्तिसाद. तो इमाम अल गजाली ने वो बुक लिखी हुई है, एंड इफ़ यू लुक एट दैट बुक, नॉट अ सिंगल ओपिनियन दैट इमाम अल गजाली प्रेजेंट्स इज डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस स्कॉलर्स. क्योंकि इमाम अल गजाली के टीचर ने भी लिखी हुई हैं, अल जवीनी ने, इमाम अल हरमैन कहते हैं उनको प्यार से, उन्होंने किताब लिखी हुई है अल इरशाद. तो आप देखेंगे इमाम अल गजाली का ऑल ऑफ हिज ओपिनियंस आर अटेस्टेड बाय प्रीवियस स्कॉलर्स. तो ये पहली बात तो इमाम गजाली ने कोई नया कलाम नहीं आके हमें सिखाया. ही वाज ब्रिलियंट, उन्होंने रद्द बड़ा अच्छा किया था फ़िलासफ़ा का. ही टॉक्ड अ गुड डील ऑन सर्टेन सब्जेक्ट्स, लेकिन उन्होंने कोई नया स्कूल नहीं ईजाद किया. ही वॉज एन अशारी, उन्होंने अशारी प्रिंसिपल्स फॉरवर्ड की. तो उसमें अब बात आ जाती है कि जो एरिस्टोटल की मेटाफिजिक्स है स्पेशली, हमने सारी नहीं डिनाई की. वी हैव टेकन सम पार्ट्स के जो विच एग्री विद अस, और जो हम रैशनली जिसको सब्सटेंशिएट कर सकते हैं. क्योंकि जिस चीज़ को हम रैशनली सब्सटेंशिएट नहीं कर सकते, दिस इज़ कॉल्ड इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी. कि अगर हम समझते हैं, विच इज़ द अशारी मातुरीदी, बेसिकली द इंटायर इस्लामिक स्कूल्स, के जो रियलिटी है और जो बेसिकली लेट्स कॉल इट द यूनिवर्स फॉर अ लैक ऑफ बेटर टर्म, कि जो यूनिवर्स है इट इज़ फाइनाइट, इट्स नॉट इटर्नल. तो जो आपके फिलासफा थे वो तो मानते थे कि गॉड बाय वर्च्यू ऑफ एग्जिस्टिंग सिंपली, कि गॉड नेसेसिटेट्स द फर्स्ट इंटेलेक्ट एंड इट नेसेसिटेट्स द सेकंड इंटेलेक्ट, और इस तरह इट गोज फॉरवर्ड. तो उनका बेसिकली उनके लिहाज से कि क्रिएशन इज इटर्नल.
तो अब ऑब्वियसली ऑर्थोडॉक्सी तो ये चीज़ नहीं मानती. एंड इवन इफ यू वर टू कंपेयर इट, आई पर्सनली डू नॉट थिंक दैट साइंटिफिक डेटा शुड बी यूज्ड एज अ सर्टेन, बिकॉज इट्स नॉट सर्टेन. By nature it cannot Absolutely. be. लेकिन इफ वी आर टू कंपेयर इट विद साइंस, क्योंकि बात यही करते हैं ना कि जी साइंस के आप खिलाफ जाते हैं, तो आप हमें बताएं कि साइंस में आजकल द ओनली इन्फ्लेशनरी मॉडल्स दैट वी हैव इन साइंस आर ऑल पास्ट फाइनाइट. सारे मतलब देयर इज अ बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स. तो दिस डज नॉट एग्री विद द फिलोसोफर, दिस एग्रीज विद अस. अच्छा, फ़िलासफ़ा पे हम आते हैं, लेकिन इस पे इनफैक्ट फ़िलासफ़ा से स्टार्ट करके फिर हम इंक्लूड करते हैं कि जो कंटेम्प्रेरी हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो फ़िलासफ़ा से कितनी डिफरेंट है. I need you to explain what is philosopher and whether philosopher is same thing as philosophers, जो कि हमें बताया जाता है. What's your take on that? This is a huge problem. Many times हम क्या करते हैं कि we talk about the modern term philosophy. Yeah. जो बहुत ही जनरल है, इट्स वेरी ब्रॉड. और आप देखेंगे कि इसमें आई विल ब्रिंग आउट व्हाट शेख मेहरिक राइट्स. इट्स वेरी सिंपल कि शेख मेहरिक राइट करते हैं इसके ऊपर कि philosophy in the sense that it is used today is much broader than what was meant by pre-modern Islamic tradition. There is an amount of overlap between the two, but one-to-one correspondence नहीं है दोनों के दरमियान. कि there is a difference कि थोड़ी बहुत correspondence है, लेकिन एक फील्ड के साथ नहीं जाती. कि आप ये नहीं कह सकते कि कलाम था, या फिर जिसको हम फ़लसफ़ा कहते हैं, आप उसको philosophy नहीं कह सकते in the modern term. क्योंकि जो इस्लामिक साइंसेस थी, you must understand this, कि इस्लामिक साइंसेस में बहुत सी डिफरेंट फील्ड्स थी जो आज जिसको आप philosophy कैरेक्टराइज कर सकते हैं. इसलिए हमने पहले बात की इमाम अल-गज़ाली की कि उनके लिए ये साबित करना कि वो एक लॉजिशियन थे, हमने उनके उसूल अल-फ़िक़्ह में जाना है, हमें तो कलाम में भी जाने की ज़रूरत नहीं है. बिकॉज by virtue of the modern definition of philosophy, it would be philosophy. जैसे कि शेख मेरे ही go for further on to say, he says, indeed, the subjects covered in modern philosophy cannot be found in a single correspondence subject in Islamic tradition, whether it is philosophy or kalam. One would have to examine the kalam tradition for answers on epistemology, metaphysics, God, prophethood, the self, good and evil, and eschatology. तो जो कलाम था उसका मोस्टली जो सब्जेक्ट मैटर था, जैसे इमाम गज़ाली ने अल-इक़्तिसाद में कहा कि जो कलाम का सब्जेक्ट मैटर है गॉड, हिज एट्रीब्यूट्स एंड हिज एक्शंस. इसमें उसके अलावा प्रॉफिटहुड भी है, एस्केटोलॉजी भी है, एपिस्टेमोलॉजी भी है, व्हिच इज द थ्योरी ऑफ नॉलेज. तो उसमें बेसिकली जो उसके मेन सब्जेक्ट्स हैं ये हैं, उसमें मेटाफिजिक्स भी आ जाती है. उसके अलावा अगर आप देखेंगे दैट फॉर अदर फॉर मोर स्पेसिफिक एपिस्टेमोलॉजिकल सब्जेक्ट्स, फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज and the very pressing questions of interpretation, hermeneutics, philosophy of law, and all of these different topics जो philosophy के अंदर आते हैं, you would have to go to usul al-fiqh. कि ये सब कुछ usul al-fiqh में कवर होते हैं, ये कलाम में नहीं कवर होते. So अगर we use the modern definition, तो फिर तो आज तक तारिक मसूद भी philosopher है. Because he's फ़क़ी, right? वो फिक करते हैं, तो he's a philosopher. फ़क़ी जितने भी तो इनको क्या करना चाहिए? Liberals को they should call him a philosopher and they should take from him. उसके अलावा if we refer to the field of tasawwuf, उसमें it's a completely philosophical field from the sense कि ethics के बारे में सारी talk tasawwuf में होती है. The reality between your soul and your body, how your actions affect your inner self. ठीक है, आपकी साइकोलॉजी, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर टॉक्ड इन व्हाट, इन तसव्वुफ. उसूल फिक्र में तो ये चीज़ें नहीं कवर होती, नाइदर इन कलाम, एंड दैट इज आल्सो अ फिलोसॉफिकल एंडेवर. तो अगर हम फिलोसफी के बारे में बात कर रहे हैं इन द सेंस ऑफ द मॉडर्न टर्म, तो फिर तो इब्न सीना ने तो कलाम किया था और मेडिसिन की थी. मेडिसिन तो फिलोसफी नहीं है. तो इफ वी जस्ट वांट टू टॉक अबाउट फिलोसफी, ऑब्वियसली वी, बाय द वे, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ इब्न सीना, इवन दो आई डोंट एग्री विद हिम, ही वाज अ जीनियस. लेकिन जो बात हो रही है, इफ वी ओनली वांट टू टेक द मॉडर्न टर्म ऑफ फिलोसफी, देन इमाम अल-गज़ाली वाज बाय फार अ बिगर फिलोसोफर देन इब्न सीना कुड एवर होप टू बी. क्योंकि वो तो एक्सपर्ट थे इन ऑल ऑफ these field. In tasawwuf he was an expert, he was an expert in usul al-fiqh, and he was an expert in kalam. ठीक, मैं सियाको सबाक को वाज़ेह करने के लिए मैं ये जो बात आप कर रहे हैं कि ये जो पिट किया जाता है गज़ाली वर्सेस फ़लसफ़ा, अगर उस डेफिनेशन को अप्लाई किया जाए तो गज़ाली सबसे बड़े फ़िलासफ़र थे. दैट इज़ इफ़ यू आर टू टेक फ़िलासफ़ा इन द मीनिंग ऑफ फ़िलासफ़र्स, व्हिच बाय द वे हिस्टोरिकली इज़ इनएक्यूरेट, लेकिन जिस तरह से आपने ओवर सिंप्लीफाई किया हुआ है हमारे सेकुलर्स ने, तो अगर उस डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं तो गज़ाली बड़े फ़िलासफ़र इस हवाले से हैं कि उनकी स्कूल ऑफ थॉट पे जो बिल्ड किया गया है वो तो सारा आज भी वेरीफाइबल है, वेयरएज़ उनके जो मुखालफिन थे, पीपल लाइक इब्न रुश्द फॉर एग्जांपल, दे बीन रिफ्यूटेड साइंटिफिकली स्पीकिंग. सो दैट पार्ट इज़ ब्रिलियंट. लेकिन क्रिटिकल क्वेश्चन रह जाता है कि फिर एक फ़िलासफ़र और फ़िलासफ़ा जिस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में हम यूज़ करते हैं, इसका फ़र्क अगर आप ऑडियंस को समझा दें ताकि नेक्स्ट टाइम जब उनको बताया जाए कि फ़िलासफ़र थे तो उनको जहन में रहे कि नो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग. एब्सोल्युटली. इसमें यू विल फाइंड दिस इन इमाम अल-गज़ाली भी. इमाम अल-गज़ाली, बाय द वे, वी कैन गो टू द कोर्ट्स, आई डोंट थिंक हम बात कर सकते हैं उसके ऊपर भी, कि इमाम गज़ाली ने खुद ये चीज़ बात की हुई है इन डिलीवरेंस फ्रॉम एरर. कि इमाम अल-गज़ाली कहते हैं कि वी हैव नो प्रॉब्लम विद मैथमेटिक्स एट ऑल. वो तो कहते हैं कि इट इज़ कम्प्लीटली सर्टेन कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिनाई इट, कि जब कोई एक चीज़ प्रूव होगी मैथ से, जैसे 2 + 2 = 4, यू कैन नॉट डिनाई इट.
और Okay. इमाम अल-गज़ाली एक्चुअली वन ऑफ द थिंग्स, एंड मैनी लिबरल्स, मैं नाम नहीं लूँगा, अच्छा नहीं लगता, आफ्टर ऑल है तो मुसलमान, सो वी डोंट वांट टू बी वेरी हार्श टू Of एनीबॉडी। course. लेकिन जो बात है कि ये लोग कहते हैं इमाम अल-गज़ाली वाज अगेंस्ट मैथ्स, तो इसमें आई विल जस्ट ब्रिंग वन कोट फ्रॉम इमाम अल-गज़ाली। ही राइट्स हिमसेल्फ एंड ही गिव्स टू evils to mathematics. The first evil he gives is कि आप लोग कभी करते हैं कि इफ़ योर टीचर, जैसे कि फ़र्ज़ करें, और ये सेक्युलर्स ही ये बात करते हैं, दे वुड लव इट अगर इमाम अल-गज़ाली सामने होते हैं, तो इमाम अल-गज़ाली कहते हैं कि एक सब्जेक्ट में किसी की एक्सपर्टीज डज नॉट ट्रांसलेट टू अ डिफरेंट सब्जेक्ट। हम ये बात करते हैं कि जो रिलीजियस लोग हैं उनको रिलीजन में रहने दें, वो साइंस के बारे में ना बात करें। क्यों? क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज दी है ना। तो इमाम अल-गज़ाली कहते हैं जो पहला ईवल वो ये है कि कोई जो स्टूडेंट उनसे पढ़ रहा है तो वो ये समझ सकता है कि जो इनकी एक्सपर्टीज एक फील्ड में है, इसके मतलब से कि ये अथॉरिटेटिव है किसी और फील्ड में भी। दैट्स द फर्स्ट ईवल। सेकंड ईवल क्या है, एंड दिस जस्ट कंप्लीटली गोज अगेंस्ट जो आपको लिबरल्स पंप करते हैं आपके अंदर, उसमें इमाम अल-गज़ाली कहते हैं जो दूसरा ईवल है वो ये है कि जब कोई रिलीजियस बंदा कहता है कि मैथ को छोड़ दो क्योंकि ये इस्लाम के खिलाफ जाती है। And on this, Imam al-Ghazali writes that it's an evil, and what does he call it? He says, a grievous crime indeed against religion has been committed by a man who imagines that Islam is defended by the denial of mathematical sciences. तो आप इसमें एक चीज़ बड़े वाज़ेह है, इमाम गज़ाली ने ये नहीं कहा कि ये जो जुर्म है ये अक्ल के खिलाफ है, नहीं। उन्होंने कहा ये जुर्म दीन के खिलाफ है, कि इस्लाम के खिलाफ जुर्म हो रहा है। कि अगर आप कह रहे हैं कि जी मैथ्स को छोड़ दें, ये रिलीजन के खिलाफ है। और उसके अलावा बेसिकली जो फ़लसफ़ा की बात है कि जो फ़लसफ़ा का हमारा इख्तलाफ था, और जिसके लिए उनको फ़लसफ़ा कहा जाता था या उनके ग्रुप को फ़लसफ़ा कहा जाता था, वो हमारा इख्तलाफ मेटाफिज़िक्स में था, हमारा इख्तलाफ लॉजिक में तो नहीं था। इमाम अल-गज़ाली डिलिवरेंस फ्रॉम एरर में लिखते हैं कि लॉजिक में दोनों लेते हैं, मुतकल्लिमून भी लेते हैं लॉजिक से और फ़लसफ़ा भी लेते हैं लॉजिक से, और मेटाफिज़िक्स भी हम रद्द नहीं करते, मेटाफिजिक्स भी हम कबूल करते हैं। लेकिन हमारे जो मेन पॉइंट्स उनके साथ इख्तलाफ था मेटाफिजिक्स में, वो जो पॉइंट्स हमने कुछ बहुत बयान भी किए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कहते थे यूनिवर्स इटर्नल है, ये कहते थे बॉडीली रेजरेक्शन नहीं होती, ये कहते थे कि गॉड पर्टिकुलर्स नहीं जानता, देयर इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स डिबेट ऑन दैट, कि कहते थे यूनिवर्सल वे में गॉड पर्टिकुलर्स जानता है। तो इमाम गज़ाली ने बेसिकली डिस्प्ले किया था कि आपकी जो पोजीशन है उसके हिसाब से गॉड पर्टिकुलर्स जान नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर तगय्युर आ जाता है, चेंज आ जाता है। तो ये जो मेन आफ्टर ऑल 20 पॉइंट्स थे जिसके ऊपर इमाम अल-गज़ाली ने इख्तलाफ किया था, लेकिन ये 3 जो थे इसमें इमाम गज़ाली कहते थे आपसे पहले किसी ने भी ये व्यूज़ नहीं होल्ड किया। तो ये एक मेटाफिजिकल डिस्प्यूट है, ये लॉजिकल डिस्प्यूट नहीं है। इमाम गज़ाली ये तो नहीं कह रहे कि आप मैथ को क्यों रद्द करते हैं या मानते क्यों हैं, वो ये तो नहीं कह रहे आप लॉजिक को क्यों मानते हैं, क्यों नहीं मानते हैं। उसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ के 3 में आपने ना जो 3 भी से इख्तलाफ करते हुए जो 3 पे उन्होंने कहा कि किसी और ने कहा, वो देरफॉर तकफ़ीर की। अब तकफ़ीर का मतलब ही ये है कि ये एक रिलीजियस प्रेमिस पे बात हो रही है कि 2 मुसलमान हैं जो कि एक ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड से जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, और एक ने उससे डिविएट किया टू द एक्सटेंट कि उसकी तकफ़ीर करनी पड़ी, विच इज़ टू से कि ये कभी इस्लाम वर्सेस साइंस या इस्लाम वर्सेस फ़िलासफ़ी या इस्लाम वर्सेस, ये आइडिया था ही नहीं। ये आइडिया था कि ऊपर सबका एक ही इस्लाम है, लेकिन उसके कोर नैरेटिव से एक ने डिपार्ट किया, देयरफॉर वो उसकी तकफ़ीर हो गई है बेस्ड ऑन दिस प्रेमिस, नॉट ऑन मैथमेटिकल प्रेमिस, नॉट ऑन साइंटिफिक प्रेमिस। उस पर जो इख्तलाफात हैं वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन उनका ताल्लुक दीन से नहीं है। जो जहाँ तक ताल्लुक मैथ्स वगैरह का है, वो तो जैसे आपने बताया कि गज़ाली एक्चुअली थिंक्स के रिलीजन के ख़िलाफ़ जुर्म है एक, अगर आप मैथ्स को एक्सक्लूड करें, बिकॉज यू हैव टू। दैट ऑल्सो टेक्स मी टू सम ऑफ द अदर थिंग्स के जो उनकी तहाफ़त में उन्होंने जो चीज़ें लिखी हैं और जिनको हमारे सेकुलर हज़रात, ख़वातीनो हज़रात कोट करते हैं कि देखो गज़ाली ने तो वहाँ पे लिखा हुआ है थिंग्स सच एज़ कि कॉज एंड इफेक्ट डजंट एग्जिस्ट, इट डजंट हैव जो एक लामहला नतीजा है किसी न किसी कॉज का, यानी कोई उसका इफेक्ट होगा और हर इफेक्ट के पीछे कोई ना कोई कॉज होगा, एंड दिस इज़ हाउ इट गोज़। बट गज़ाली डिनाइड दैट एंड सेड कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। अगर अल्लाह ताला ने खाना खाने के बाद, एज एन एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ कि खाना खाने के बाद अगर आपको भूख ख़त्म हो गई है, तो वो खाना खाने की वजह से भूख ख़त्म नहीं हुई है। एक्चुअली खाना खाने और भूख ख़त्म होने में कोई कनेक्शन नहीं है, वो अल्लाह ताला ने वैसे आपकी भूख ख़त्म कर दी है। दैट इज़ वन एग्जांपल, एंड ऐड फ्यू मोर लाइक दिस इन इट। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि देयर गोज़ कॉज एंड इफेक्ट आउट ऑफ विंडो, एंड व्हाट गज़ाली इज सेइंग कि कॉज इफेक्ट का कोई फ़ायदा नहीं है, और जो रैशनैलिटी और क्रिटिकल थिंकिंग उसका दरवाज़ा बंद हो गया, इसलिए कि हर चीज़ अल्लाह ताला ने जो कर दी है तो आपको सोचने की ज़रूरत क्या पड़ी हुई है। गज़ालियन सीरियस एलिगेशन है गज़ाली साहब पे ये। यस, आई वुड से कि मेनली इट्स अ मिसअंडरस्टैंडिंग कि इमाम गज़ाली ये कहते हैं। इमाम गज़ाली की जो ओपिनियन है इट इज़ ओकेजनलिज्म, और फर्स्टली ये ओपिनियन इमाम गज़ाली से नहीं आता। इसका फॉर एग्जांपल यू विल फाइंड के इमाम गज़ाली से पहले इमाम बकलानी ने यही बात की है, इमाम अशारी ने भी यही बात की है, और मातुरीदी स्कूल भी यही बात मानता है। बेसिकली जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि एट द एंड ऑफ द डे क्रिएटर इज़ ओनली अल्लाह सुब्हानहू व तआला।
कि जैसे कि खुदा कहता है कि आई क्रिएटेड यू इन एवरीथिंग यू डू। Yeah. कुरान में खुदा अल्लाह पाक यही कहते हैं। तो उसमें इमाम गजाली बेसिकली बात ये कर रहे हैं कि बात ये नहीं हो रही कि देयर इज कॉज एंड इफेक्ट। कॉज तो इमाम गजाली मानते हैं, बट ही सेइंग द कॉज इजंट दैट मटेरियल ऑब्जेक्ट, तो कॉज इज अल्लाह सुब्हानहू व तआला डायरेक्टली। और इसमें आप देखेंगे इट्स नॉट ओनली इमाम अल गजाली कि आप मॉडर्न वेस्टर्न एकेडमिया में भी देख लें, जैसे डेविड ह्यूम, वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स इन वेस्टर्न एकेडमिया, वो भी यही कहते थे। द ओनली डिफरेंस है वो तो बिल्कुल ही डिनाई कर देते थे ना। इमाम गजाली कहते थे कि बेसिकली जो आप देखते हैं कि दो चीज़ों के बीच में कुछ हो रहा है, जैसे कि फ़र्ज़ करें मैं ये गिलास छोड़ता हूँ तो ये गिर जाएगा, सो ये आपको लगता है कि इट्स बिकॉज इट इज कॉजिंग इट, कि जो ग्रेविटी कॉज करिए ग्लास को नीचे गिरना है। इमाम गजाली कहते हैं इस तरह नहीं है, होता वही है, लेकिन इसकी जो असल कॉज है वो खुदा है, कि गॉड क्रिएट्स इट। अब इसमें बात ये आ जाती है कि इट हैज़ नथिंग टू डू विद साइंस, कि इसमें आजकल के जो सेक्युलर बात करते हैं कि अगर इस तरह ही है कि अगर किसी चीज़ के बीच में ये सिर्फ एक कोरिलेशन एंड इट्स नॉट अ कॉजेशन। इमाम गजाली ये कहते थे कोरिलेशंस हैं, यू कैन नॉट रैशनली आर्ग्यू कि ये कॉजेशन है। और मैनी वेस्टर्न फिलोसफर्स ने भी यही बात की आगे इमाम गजाली से इंस्पायर हो गए। तो उसमें बात ये आ जाती है कि देन हाउ इज़ एनीथिंग इंटेलिजिबल, कि मैं घर कोई चीज़ छोड़ के जाता हूँ कि मैं घर फ़र्ज़ करें अपना बेटा छोड़ के जाता हूँ, मैं वापस आता हूँ तो वो एक एलिफेंट क्यों नहीं बन जाता? इफ़ एनीथिंग इज़ पॉसिबल, तो बात ये है कि ये चीज़ें क्यों नहीं होती फिर। तो इसमें इमाम अल-गज़ाली ने तहफ़्फ़ुत अल-फ़लासिफ़ा में इस चीज़ का रद्द किया हुआ है। मोस्टली क्या होता है कि इन्होंने किताबें तो पढ़ी नहीं होती, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आधे से ज़्यादा लोगों को तहफ़्फ़ुत अल-फ़लासिफ़ा समझ नहीं आनी। वो रद्द क्या किया है? एग्जैक्टली यही बात है। तो इमाम अल-गज़ाली ने यही कंटेंशन खुद पोज की कि अगर हमारा अपोनेंट कहता है कि इसकी वजह से, तो फिर हमारे नज़दीक कोई यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर नहीं रहती बेसिकली। तो इसमें इमाम अल-गज़ाली ने रद्द किया है कि we are not, however, rendered skeptical by the illustrations you have given, because God created for us the knowledge that He did not enact these possibilities. We did not claim that these things are necessary. On the contrary, they are possibilities that may or may not occur. And this is the main part. But the continuous habit of their occurrence, मतलब जो normal चीज़ें होती हैं, their occurrence repeatedly on time after another fixes in our mind unshakably the belief that things will occur due to their past habit. Okay. तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर है बेसिकली, इसको अशारी स्कूल में कहते हैं और मातुरिदी स्कूल में भी कहते हैं सुन्ना ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कि अल्लाह यूजुअली एक्ट्स अ सर्टेन वे। तो जब अल्लाह यूजुअली एक्ट्स अ सर्टेन वे है, तो देन यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड इन बिलीविंग कि ये चीज़ें रिपीट करेंगी। और इमाम अल-गज़ाली भी ये कहते हैं कि अनशेकेबली इन आवर माइंड, कि दे विल रिपीट ड्यू टू पास्ट एक्शंस, के पास्ट हैबिट, कि बेसिकली कि आपके लिए, इसलिए इसको यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर कहते हैं बेसिकली इस प्रिंसिपल को। साइंस भी इसके ऊपर ही बेस्ड है, लिटरली इसके ऊपर बेस्ड है साइंस, व्हिच इज कॉल्ड द यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर, के दैट द फ्यूचर विल रिजेंबल द पास्ट, कि जो आज हम कर रहे हैं फ्यूचर में भी इनएविटेबली यही होगा। तो बेसिकली इमाम अल-गज़ाली कह रहे हैं कि जो आपने हमारे ऊपर क्रिटिक की है ना, आपने हमारा समझा ही नहीं है कि हम प्रोपोजिशन कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ये चीज़ें होंगी कि हर 2 सेकंड बाद जी खुदा जो है ही विल ट्राई टू मेक थिंग्स दैट यू डोंट नॉर्मली एक्सपीरियंस। नहीं, ये जो आप नॉर्मली एक्सपीरियंस करते हो ये भी खुदा ने बनाया हुआ है। सो दिस इज हिज नॉर्मल वे ऑफ एक्टिंग। नॉर्मली खुदा इस तरह क्रिएट करता है। सो समटाइम्स व्हेन ही ब्रेक्स हिज ओन पैटर्न, वो उसको हम कहते हैं मिरेकल। सो मिरेकल इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट दैट ब्रेक्स द पैटर्न बाय विच अल्लाह सुब्हानहू व तआला फंक्शंस। तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि इसलिए तो हम कहते हैं कि मिरेकल्स इज अ प्रूफ ऑफ प्रॉफिटहुड। क्यों? क्योंकि जब आप फर्ज करें आप एक चीज़ कर रहे हैं, फॉर द पास्ट 15 ईयर्स वी हैव ऑब्जर्व्ड यू डू अ थिंग, तो एक शख्स आता है, वो कहता है कि मुझे कैसर अहमद राजा ने कहा है कि मैं उनका मैसेंजर हूँ। अच्छा, इसका सबूत मेरे पास ये है कि जब मैं जाऊँगा तो कैसर अहमद राजा अपनी सीट से खड़े होंगे 3 दफ़ा, और 3 दफ़ा बैठेंगे और फिर 3 दफ़ा खड़े होंगे। तो और ये बिहेवियर आपके लिए इट्स वेरी अननोन फॉर यू, कि आप ये नहीं करते होते मोस्टली। तो जब वो बंदा चला जाता है और कैसर अहमद राजा साहब की तरफ हर कोई देखता है, बिकॉज दैट पर्सन क्लेम्ड ही वाज योर मैसेंजर, तो आपकी तरफ लोग देखते हैं, आप 3 दफ़ा खड़े होते हैं, आप 3 दफ़ा बैठ जाते हैं। व्हाट डज दैट सिग्नल? कि दैट दिस पर्सन वाज ट्रूथफुल ना, कि ये कह रहा है आपका मैसेंजर है। एंड दिस इज हाउ वी परसीव मिरेकल्स, कि दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला डज अ सिग्निफिकेशन बेसिकली ऑफ द ट्रूथफुलनेस ऑफ द प्रॉफिट, कि वो आके क्लेम करते हैं कि मैं खुदा का नबी हूँ और खुदा ये करेगा अगर मैं सच्चा हूँ तो, एंड गॉड डज दैट। तो दिस ब्रेकेज ऑफ द पैटर्न्स एंड रेगुलरिटीज ऑफ द यूनिवर्स इज व्हाट वी कॉल अ मिरेकल। तो इसमें जो यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर है, इमाम अल-गज़ाली ने तहफ़्फ़ुत अल-फ़लासिफ़ा आपके सामने है, आई जस्ट टुक द कोट आउट ऑफ दिस बुक, इट्स फ्रॉम द नेचुरल साइंसेस, इट्स द 17th डिस्कशन इन तहफ़्फ़ुत अल-फ़लासिफ़ा। उसमें इमाम अल-गज़ाली इज literally affirming. Okay, I like to add another angle to it, and I leave it up to thinkers
लाइक योरसेल्फ कि इसको हम रिजेक्ट करें, इम्प्रूव करें, बट आई लाइक टू पुट इट इन देयर एनीवे कि डीपर लेवल पे ये जो कॉज एंड इफेक्ट है, इसको हम बेहतर समझ सकते हैं थ्रू द कंटिंजेंसी आर्गूमेंट कि चीज़ें नेसेसरी होती हैं या चीज़ें कंटिंजेंट होती हैं। बाय डेफिनेशन कंटिंजेंट चीज़ वो होती है जो अपने एग्जिस्टेंस और अपने फंक्शन की खुद एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती। सो मैंने पानी पिया, मेरी प्यास बुझ गई। पानी एक्सप्लेन नहीं कर सकता बाय इट्स ओन एग्जिस्टेंस कि मेरी वजह से प्यास बुझ सकती है। उसने ये तय नहीं किया कि मेरी वजह से प्यास बुझेगी। और मेरे जिस्म की प्यास ख़त्म हो गई है तो मेरे जिस्म ने भी ये तय नहीं किया था कि उसको पानी ही मिलेगा तो उसकी प्यास बुझेगी। सो इवन दो पानी की वजह से प्यास बुझी है, लेकिन मेरा जिस्म भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता इन इट्स अनलेस कि इसकी एक्सप्लेनेशन आप कहीं और से लेते हैं कि जिस्म से खुद पूछे कि पानी ही क्यों, जिस्म आपको नहीं बता सकता। पानी से पूछे कि तुम्हारा ये इफेक्ट कैसे है कि इससे प्यास बुझ जाएगी, पानी भी आपको नहीं बता सकता। विच इज़ टू से कि ऑन द फेस ऑफ इट, येस, पानी से प्यास बुझी, पानी बिकम्स द कॉज इफेक्ट ऑफ विच इज़ कि जो थर्स्ट है वो क्वेंच हो गई है, लेकिन ये दोनों ने तय नहीं किया हुआ था। विच मीन्स यू नीड अनदर रेगुलेटरी अथॉरिटी जिसने तय किया हुआ है। जैसे कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है कि एक लफ्ज़ फ़ज़ल इस्तेमाल किया है कि ये जो पानी के ऊपर किश्तियाँ हैं ये रब के फ़ज़ल की एक मैनिफेस्टेशन है। विच इज़ एक्चुअली टू से कि किश्ती जिस सब्सटेंस से बनी हुई है उसने खुद ये तय नहीं किया कि उसने पानी में डूबना नहीं है, और पानी ने भी ये तय नहीं किया कि मैंने इसको डुबोना नहीं है। दे नाइदर ऑफ देम कैन एक्सप्लेन, दे कैन नॉट एक्सप्लेन कि इस लकड़ी ने डूबना क्यों नहीं है, और पानी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मैंने इसको डुबोना क्यों नहीं है। बट दे वर क्रिएटेड, और अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि फजल कनेक्ट कर रहा है इनके इस फंक्शन को, अल्लाह का कर रहा है। विच इज़ टू से कि कोज एंड इफेक्ट जितना भी हमने एक्सप्लेन किया है गजाली का, हम ये डिनाई नहीं कर रहे हैं कि इसका ये असर नहीं होगा, पर हम ये कह रहे हैं कि कोज अपने वजूद को एक्सप्लेन नहीं करता, इफेक्ट अपने वजूद को, उसके फंक्शन को एक्सप्लेन नहीं करता। सो व्हाट कनेक्ट्स बिटवीन देम इज़ दैट फजल ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और वो उसको तोड़े ना तोड़े अल्लाह ताला की अपनी मर्जी है। इन माई ओपिनियन दिस इज़ अ बेटर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो उनका ओकेजनलिज्म है गजाली का। व्हेन आई लीव इट अप टू थिंकर्स लाइक आई सेड कि इसको आप क्रिटिक करें, इसको आप जैसे करें, बट आई रिलेट इट विद कुरान की आयत की जो पानी का बड़ी आम समझ में आने वाली आयत है, लेकिन डीपर मतलब ये है कि देर इज़ अ नेसेसरी एग्जिस्टेंस जो इनको कनेक्ट करती है। सो येस, देर इज़ अ कॉज, देर इज़ एन इफेक्ट, बट व्हाट कनेक्ट्स दैट कॉज विद एन इफेक्ट इज़ नॉट, that is not a necessary consequence of it. It is a contingent consequence. And if it is a contingent, then the necessary explanation of that has to come from somewhere else. And that is the fazl of Allah subhanahu wa ta'ala. आई वुड से कि मोस्टली जो बात होती है कॉज एंड इफेक्ट की, उसमें बेसिकली हम जो बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अल्लाह इज़ द ओनली क्रिएटर। तो हम ये चीज़ तस्लीम नहीं करते हैं, और ना ही हम कर सकते हैं कि खुदा के अलावा कोई चीज़ है जिसके पास ताकत है कोई चीज़ बनाने की। Exactly. तो उसमें तो हम क्योंकि हैं भी ए थियरिस्ट, सो वी डोंट बिलीव इन बी थ्योरी ऑफ टाइम के पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर दे एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। हर लम्हा ख़त्म हो रहा है, उसके बाद नया लम्हा आ रहा है, और जो फ्यूचर है इट इज़ ओनली अ पोटेंशियल। Okay, that's another one of Ghazali actually. कि तीर जा रहा है और रास्ते में ख़त्म हो रहा है, फिर आ रहा है, फिर ख़त्म हो रहा है। As you need to explain actually. तो उसमें जो बेसिकली जो अशारी ओपिनियन है, एंड वो यही है कि हर लम्हा जो है खुदा तबाह कर रहा है और फिर एक नया लम्हा बना रहा है। This is based on what? Excuse me, This is based on what? कि किस बेस पे हम ये कह रहे हैं? yes, this is based क्योंकि on हमें यही आइडिया जो है ये हमें ग्रीक थॉट में मिलता है माइनस गॉड ऑब्वियसली। वो भी कहते हैं कि यू नो बिकॉज टाइम एंड स्पेस इज इनसेपरेबल, देयरफॉर इट्स सिंपली इम्पॉसिबल कि कोई चीज़ ट्रैवल करके पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा सके। सो यू एक्चुअली सी दैट हैपनिंग, बट द थिंग इज इट इजंट हैपनिंग। बट व्हाट इज हैपनिंग एज एन एक्सप्लेनेशन के वो कितनी दफ़ा वो चीज़ जो है वो स्प्लाइस अप हो रही है, और स्लाइस अप हो रही है, और उसकी स्लाइसिंग की वजह से आपको ये लग रहा है कि चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पे चली गई है, एक्चुअली वो कहीं पे भी नहीं जाती है। इट्स जस्ट द इल्यूजन। या फॉर अशारी थॉट, हम फर्स्टली वी वुड से दैट टाइम डज नॉट एग्जिस्ट रियली। सो टाइम इज़ अ मेजरमेंट बिटवीन इवेंट्स, कि इवेंट्स हुए हैं और उसको हम मेजर कर रहे हैं, और उस चीज़ को हम कहते हैं वक्त। तो वक्त की ओंटोलॉजिकली कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। और अशारी तो स्पेस की भी नहीं मानते। वो बेसिकली कहते हैं कि जो स्पेस एतबारी इट्स एन एब्स्ट्रैक्शन, कि बेसिकली बॉडीज़ हैं, सो दिस इज़ द रेल्म ऑफ बॉडीज़, बेसिकली जो क्रिएशन होती है। तो बॉडीज़ आर मूविंग अगेंस्ट ईच अदर, और उसको आप एब्स्ट्रैक्ट करके कहते हैं कि दैट दिस इज स्पेस। तो अशारियों के नज़दीक एवरी सिंगल मोमेंट, क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल कि हम फिलहाल जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एक्सपीरियंसिंग द प्रेजेंट, द पास्ट फॉर अस नो लॉन्गर एग्जिस्ट्स, एंड द फ्यूचर इज ओनली अ पोटेंशियल। तो जो अशारी प्रिंसिपल है, या जो अशारी पोजीशन है, वो ये है कि जो प्रेजेंट है ना, इट इज़ द ओनली एग्जिस्टेंट। तो जो प्रीवियस एग्जिस्टेंट था उसको खुदा ने ख़त्म कर दिया,
and he has created a new existence, which is the present. And like this, Allah subhanahu wa ta'ala is at every single second, he's creating and he's destroying. तो हमारे नज़दीक खुदा is not a distinct actor. हमारे नज़दीक every single fiber of our body, every single cell of our body, every single atom in the universe is being at every single second sustained and created by Allah subhanahu wa ta'ala. हमारे नज़दीक खुदा ये नहीं कि वो दूर खुदा है तो वो जी है बस, that's it. ये हमारा व्यू नहीं है. हमारे नज़दीक every single second Allah subhanahu wa ta'ala is creating and destroying us. तो हर क्योंकि जो पिछला लम्हा है वो ख़त्म हो गया हुआ है, तो वो ख़त्म किसने किया? In our view, Allah subhanahu wa ta'ala finished it. And he started a new thing that which we call present. और जो आगे जो potential है, which might or might not exist, जो future है, वो खुदा बनाएगा. So हमारे नज़दीक ये व्यू है, क्योंकि हमारे नज़दीक Allah is not a distant actor. और आप देखेंगे if you view the world like this, then subhanallah it's very beautiful if you really go into it. आपको ज़्यादा उसकी philosophy समझने की ज़रूरत नहीं है. You can just look at the practicality कि इसमें क्या हो रहा है. इसमें ये हो रहा है कि at every single moment in front of you, in every single direction you look, are the actions of Allah subhanahu wa ta'ala. कि खुदा इसलिए तो खुदा you can even relate it to Allah subhanahu wa ta'ala saying that we are closer to him than his jugular vein. कि in the sense के जब सब कुछ at every single लम्हा खुदा के actions हैं, क्योंकि हमारे नज़दीक what is creation basically? What is existence? For the Asharis, in Imam Ghazali writes this in Al-Iqtisad, कि existence is Allah. Existence is Allah subhanahu wa ta'ala, his attributes and his actions. That's it. तो जो दुनिया है, it is an action of Allah subhanahu wa ta'ala. तो अब इसमें मोस्टली लोग कहते हैं कि जी फलासफा जो थे they did disagree with this point. लेकिन फलासफा का ये व्यू नहीं था कि God is just a distinct actor. फलासफा का ये व्यू था कि that the entirety of existence is dependent upon Allah subhanahu wa ta'ala and it stems from its existence. तो उनका व्यू हमसे मुख्तलिफ था, लेकिन ये व्यू आज तक कभी किसी का नहीं था कि there are things that have power independent of Allah. हमारे नज़दीक ये शिर्क है, और सिर्फ हमारे नज़दीक नहीं, फ़लासफ़ा के नज़दीक भी, मुतज़लिया के नज़दीक भी हमारा इख्तलाफ सिर्फ इस बात पे था कि क्या खुदा प्लेस करता है पावर. सो फॉर एग्जांपल, डज गॉड प्लेस द पावर ऑफ बर्निंग इन द फायर, या फिर ही जस्ट क्रिएट्स द बर्निंग. तो जो अशारी थे वो कहते थे ही जस्ट क्रिएट्स द बर्निंग. दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उसकी इनेट कैपेबिलिटी इज कि फायर की इनेट कैपेसिटी ऑफ बर्निंग इज दैट independent of fear of Allah, or is it not? So जो मुतज़लिया थे फॉर एग्जांपल, एंड मुतज़लिया फ़िलासफ़ा आर नॉट द सेम थिंग, हम इसमें भी बात करेंगे, लेकिन जो मुतज़लिया थे वो कहते थे हाँ, उस पर ज़रूर बात कर रहे हैं एक्चुअली. एब्सोल्युटली, बिकॉज़ अपैरेंटली ये एक ही थे. ये तो डबल फ्लाफल हो गया है. चलिए ये आप पॉइंट आप फिनिश करें, फिर चलते हैं. Yes, तो उसमें ये है कि बात ये है कि इफ द लिबरल्स थिंक कि कोई भी इस्लाम में बंदा ये सोचता था इन आवर हिस्ट्री कि थिंग्स हैव पावर इंडिपेंडेंट ऑफ अल्लाह, तो दे हैव नॉट रेड ये चीज, तो नो वन डिसएग्रीज दिस इज शिर्क, राइट. तो उसमें बात ये होती है कि ये डिपेंडेंस तो है ताकत की, एवरीथिंग दैट अकर्स ऑन अल्लाह, बट टू व्हाट लेवल डज दैट डिपेंडेंस गो? अशारी के नजदीक इट गोज टू द अल्टीमेट लेवल कि एवरी सिंगल थिंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला बना रहे हैं हर सेकंड में. अच्छा, जो डिफरेंट स्कूल्स है, जैसे कि जो मुतज़लिया थे वो कहते थे कि ताकत अल्लाह ने डाली है उसके अंदर, लेकिन वो ताकत अल्लाह ने डाल दी है तो उसके बाद वो बर्न करती है, राइट. तो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट, लेकिन जो बेसिकली आई थिंक दैट मेनी लिबरल्स जो बिलीव करते हैं, आई थिंक फ्रॉम आवर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन आल्सो अंडरस्टैंड इट, जिसकी एग्जांपल भी दी जाती है इमाम गज़ाली ने भी, और जो उस पर क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि देयर इज अ हैबिट जो सुन्नत इलाही है कि आग को उसने ये ताकत दे दी है कि उसने जलाना है तो अब वो हर दफ़ा जलाएगी. इट इज़ गोइंग टू डू दैट. लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो आग से ही कहा गया कि तुमने नहीं जलाना है. फायर वाज देयर बट द कैपेसिटी टू बर्न वाज टेकन अवे बिकॉज it was not independent of the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Exactly. So you can take it back to Quran. And we are not saying you cannot criticize that. By all means you can. लेकिन फिर आपका जो criticism है वो गज़ाली पे नहीं रहेगा, फिर वो religion पे है, which we welcome by the way, कि आप उस पर बात करना चाहते हैं. We don't mind. आप by the way the example जो आपने यूज़ की इमाम अल-गज़ाली, ये example यूज़ करते हैं तहफ़त अल-फ़लासफ़ा में, कि अगर हम ये भी तस्लीम कर लें फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि फायर के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जिससे व्हेनेवर इट कम इन कॉन्टेक्स्ट विद लेट्स से 2 पीसेस ऑफ कॉटन, वो दोनों को बर्न करेगी इनडिस्क्रिमिनेटली. ये आजकल बड़ा मशहूर भी हुआ है. तो अगर हम ये चीज़ भी तस्लीम कर लेते हैं कि उसके अंदर ऐसी कोई चीज़ है बाय इट्स नेचर कि वो इस तरह करेगी, तो जो प्रॉफिट का मामला हुआ, मीनिंग रिफरिंग टू इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मामला हुआ उसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं. यहाँ फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो क्वालिटी ऑफ द फायर
खत्म कर दी, जिससे उसने बर्न नहीं किया, लेकिन फायर उधर ही थी। यहाँ फिर उन्होंने एक क्वालिटी इन द प्रॉफिट डाल दी, जिससे उन्होंने फायर को रेजिस्ट किया, लेकिन प्रॉफिट उधर ही थे। सो बेसिकली व्हाट इमाम अल-गज़ाली इज ट्राइंग टू आर्ग्यू ओवर हियर इज दैट इन नो शेप और फॉर्म, नो मैटर व्हिच प्रिंसिपल यू टेक, हैबिचुअल पैटर्न तोड़ दिया अल्लाह ने, बिकॉज़ हैबिचुअल पैटर्न तोड़ दिया। तो उसमें बात ये कि इमाम गज़ाली कह रहे हैं कि इन नो वे शेप और फॉर्म कैन यू से मिरेकल्स आर रैशनली इम्पॉसिबल। आप ये बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि वी कैन एक्सप्लेन देम इन काउंटलेस वेज। तो एंड फिलॉसफर, टू माय अंडरस्टैंडिंग, इसको आप तस्दीक कीजिएगा या मेरी तस्दीक कीजिएगा, कि दे वर ऑफ द ओपिनियन के जो मिरेकल्स हैं उनको आप इंडिपेंडेंटली देख नहीं, सॉरी इफ आई कैन रिफ्रेज दैट, कि वो उसको रिलेटिव टू मैन काइंड देखते थे कि ये तुम्हारे लिए ऐसी चीज़ है कि जो तुम्हें समझ नहीं आती, बिकॉज इट ब्रेक्स द पैटर्न्स, वेयर एज गज़ाली वाज ऑफ द ओपिनियन कि इस डोंट मेक इट रिलेटिव टू मैन, क्योंकि हमारे लिए तो हर चीज़ ही मेरिकल है ना, आवर एग्जिस्टेंस इज मेरिकल, बट इफ़ यू एक्सप्लेन कोई भी मेरिकल जिसकी आप बात करते हैं एंड यू थिंक फ्रॉम द गॉड्स परस्पेक्टिव, इट्स नॉट अ मिरेकल, क्योंकि ये उसी की कुदरत के अंदर है, वो ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है। इसमें जो फिलासफर का व्यू था, फिलासफर डिड एक्नॉलेज मिरेकल्स, लेकिन फॉर एग्जांपल वो कुछ मिरेकल्स को ना बड़ा इंटरप्रेट करते थे। फॉर एग्जांपल कि वो इस मिरेकल करते थे, क्लासिक एग्जांपल ऑफ द स्टाफ बिकमिंग अ सर्पेंट, वो कहते थे ये मेटाफोरिकल है, द राइजिंग ऑफ द डेड इज मेटाफोरिकल। तो उनके नजदीक उन्होंने एक पूरा सिस्टम बनाया होता है। एज आई सेड कि उनका प्रोजेक्ट इट वाज टू एम्बिशियस। वो बेसिकली कहते थे कि जो प्रॉफिट्स के सोल्स हैं उनके अंदर ताकत होती है, जिससे वो जब वो एक प्योरिटी के लेवल में पहुंच जाते हैं, तो आई एम ट्राइंग टू वेरी सिंप्लीफाइंग थिंग कर रहा हूँ क्योंकि इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, कि वो जब एक प्योरिटी के लेवल में पहुंच जाते हैं तो व्हाट हैपेंस के वो जो अपने इर्द गिर्द वर्ल्ड है उसको अफेक्ट करते हैं, जिससे रेन हो सकती है, ये चीज़ें हो सकती हैं, फलां हो सकती है। तो दे ट्राई टू मेक इट नेचुरल इन दैट सेंस कि वो मिरेकल को इन अ सेंस उन्होंने नेचुरल बनाने की कोशिश की, कि बिकॉज दे वांटेड टू गिव अ थ्योरी फॉर एवरीथिंग। तो इमाम अल-गज़ाली ने बेसिकली इसमें क्या कहा कि इमाम अल-गज़ाली ने जो रद्द किया, उन्होंने कहा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफेंट्स है मिरेकल, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना हो तो वो मिरेकल तो ना हुआ। तो एग्जैक्टली इट्स द ब्रेकेज ऑफ द हैबिचुअल कोर्स ऑफ नेचर। इमाम अल-गज़ाली 3 से 4 दफा लिखते हैं तहफ़्फ़ुत अल-फ़लासफ़ा में, दैट इज द ब्रेकेज ऑफ द हैबिचुअल कोर्स ऑफ नेचर। तो इसमें इमाम गज़ाली कहते हैं कि बेसिकली आपके पास कोई वजह नहीं है इसको डिनाई करने की, जैसे कि मैंने आपको भी एग्जांपल दी कॉटन वाली, कि बेसिकली खुदा क्वालिटी चेंज कर देगा तो मिरेकल हो जाएगा। सो देयर इज नो रीजन फॉर यू टू डिनाई दिस, कि ये रैशनली इम्पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि इमाम गज़ाली रैशनल इम्पॉसिबिलिटीज में नहीं होल्ड करते। इमाम गज़ाली ने तहफ़्फ़ुत अल-फ़लासफ़ा के एंड में 17 डिस्कशन के एंड में उन्होंने बताया व्हाट ही डीम्स इम्पॉसिबल। जैसे कि इमाम गज़ाली कहते हैं कि जो पावर है ना, डिवाइन पावर, इट डज नॉट रिलेट टू इम्पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटीज आती है उसके अंदर, जैसे कि फर्ज करें कि आप ये नहीं कह सकते कि कैसर अहमद राजा इधर भी हैं और कैसर अहमद राजा इस्लामाबाद में भी हैं। दिस इज इम्पॉसिबिलिटी, कि ये चीज़ डिवाइन, कि ये चीज़ पॉसिबिलिटी में नहीं आती। तो ये चीज़ अगर आप कहें तो इट्स अ मीनिंगलेस स्टेटमेंट, क्योंकि जब मैं कहता हूँ कैसर अहमद राजा साहब इधर हैं तो आई एम ऑलरेडी डिनाइंग कि वो कहीं और है, और जब वो मैं कहता हूँ कि वो इस्लामाबाद में है तो आई एम ऑलरेडी डिनाइंग कि वो लाहौर में है। तो बोथ स्टेटमेंट्स डिनाई ईच अदर, तो दे कॉन्ट्रडिक्ट द लॉ ऑफ मेरे अंदर का छुपा हुआ सूफी कह रहा है कि आई डिसएग्री विद इट एक्चुअली, बट उसको कहीं और चली जाएगी। एंड बाय द वे आई डोंट मीन कि वो जो बताए जाते हैं सूफिया के सारे वो के सूफीज़म को हमने रिड्यूस कर दिया है ना, जस्ट टू ब्रिंग पीपल इन, ओ इनके उनकी रिलीजन के लिए क्या सर्विस थी, वी डोंट टॉक मच अबाउट इट, बट वी टॉक अबाउट इट कि वो 1000 जगह पे एक ही वक्त में देखे गए, व्हिच टू मी इज़ नॉट क्वालिटी, तो उनकी अपनी नहीं थी। बहरहाल वो टॉपिक हमारा सारा और हो जाएगा। आई वुड लाइक टू मूव ऑन टू मुतज़िला, क्योंकि इस कहानी का जो अगला हमारा मेजर हीरो है सेकुलर नैरेटिव की तरफ से, वो है कि मुतज़िला दे वर ग्रेट गाइज, फ्री थिंकर्स, रैशनलिस्ट्स, प्रोग्रेसिव माइंड, और दे टुक ऑन ऑर्थोडॉक्सी इन अ वे कि ऑर्थोडॉक्सी जितनी भी रिग्रेसिव, दुकियानुसी, पुरानी जमी हुई मुंजमद सोच थी, वो उनको, आई मीन एक्चुअली केवमैन एलिगोरी कैन बी अ गुड एक्सप्लेनेशन, कि जो अपनी प्रोजेक्शन को, जो पीछे सूरज था या आग थी इन केवमैन एलिगोरी, जो दीवार पे पड़ रही थी, एंड दे, और जो लोग पीछे गुजर रहे थे उस आग के सामने से, एंड यू नो पीपल वर वाचिंग थिंकिंग ओह दिस इज ग्रेट, सारा कुछ यही हो रहा है, but those who broke free from it and they were able to see back and they said कि नहीं आप गलत हैं, और वो ठीक कह रहे थे कि आप गलत देख रहे हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे थे प्रोजेक्शन है, ये तो रोशनी पीछे एंड ऑल दैट। सो इस सारी कहानी में जो हमारे मुतज़िला हजरात हैं, ये वो हीरोज़ हैं कि जो रैशनलिस्ट थे और बाकी केवमैन ज़हनी गुलाम रुके हुए थे। My blood boils too, but let's not do that.
आपका क्या टेक है इस पे? Well, on the Mutaziliya, definitely, you would see firstly, I would just explain what the group is. The Mutaziliya were rationalists in the sense के वो कहते थे कि, for example, good and bad can be known rationally. और वो अपना असूल इफेक्ट में भी बड़ी रीज़न इस्तेमाल करते थे. It's nothing out of the ordinary. हनफी भी बहुत इस्तेमाल करते हैं अपनी रीज़न इन असूल इफेक्ट, और वो मुराजली हनफी ही होते थे. तो मुतज़लिया वर नॉट ऑर्थोडॉक्स थे इन द सेंस ऑफ फिक, कि उनकी रूलिंग्स वर नॉट अगेंस्ट ऑर्थोडॉक्सी, दे वर वेरी एक्सट्रीम. उसके बारे में हम बात करेंगे. लेकिन अपार्ट फ्रॉम एवरी अदर थिंग दे वर लार्जली ऑर्थोडॉक्स. लेकिन अब बात क्या आ जाती है मुतज़लिया इन द सेंस उनकी क्या डिफरेंसेस क्या थी with the orthodoxy. They were, to be honest, to be very blunt, they were extremists. For example, I will give you some of their opinions. और ये जो मैं opinions निकाल रहा हूँ, it's coming from the most famous, one of the most famous मुतज़ली, which was Qadi Abdul Jabbar. और उन्होंने अपनी किताब लिखी है शरुल असूल अल खम्सा, जिसमें उन्होंने, और जूरिस्प्रूडेंस की किताब है, जिसमें उन्होंने ये सारी प्रिंसिपल्स बताई हैं. आप पहली चीज़ देखेंगे कि जो मुतज़लिया थे उनके नज़दीक इख्तलाफ बर्दाश्त नहीं होता था. दे डिड नॉट लाइक डिसेंडिंग ओपिनियंस. तो वो क्या करते थे, फॉर कमांडिंग गुड और फॉरबिडिंग इविल का उनका बहुत स्ट्रिक्ट था. कि जो ऑर्थोडॉक्सी है उनके नज़दीक तो ये है कि अगर कोई बंदा बुरा कर रहा है तो उसको मना करो, तो बस इस हद तक है. उसको सजा कादी दे सकता है. You cannot take the law into your hand. You're not a स्टेट का मामला है. Absolutely. आप गवाह बन सकते हैं. गवाह बन सकते हैं, exactly. लेकिन मुतज़लिया के नज़दीक इस तरह नहीं था. मुतज़लिया were extremists in this regard. वो तो कहते थे कि अगर हमने देखा है कोई बंदा कुछ बुरा कर रहा है तो we will fight him. तो वो अमर बिल मारूफ इज इन माय हैंड. Exactly. वो इस चीज़ को जो forbiddance of evil को थे वो उसको वायलेंस के तौर पे लेते थे. कहते if anyone disagrees, और इसमें इतने मजे की बात है कि उनके नज़दीक इख्तलाफ भी कबूलियत का नहीं था. फर्ज करें, क्योंकि वो ये मानते थे ना कि मोरालिटी रैशनैलिटी से जुड़ी हुई है, कि आप रैशनैलिटी नोच सकते हैं, आप रैशनैलिटी से जान सकते हैं क्या सही है क्या बुरा है. तो उनके नज़दीक अगर कोई चीज़ बुरी है, जैसे कि अभी ये लिबरल्स उनको बहुत पसंद करते हैं ना, कि अगर वो देखेंगे कि एक लिबरल औरत है जिसने हिजाब नहीं पहना हुआ, तो वो ऑर्थोडॉक्सी की तरह ये नहीं कहेंगे कि बीबी प्लीज हिजाब पहन लें. वो आपको ज़बरदस्ती हिजाब पहनाएंगे. यहाँ पर अगर उन्होंने आपको ज़बरदस्ती हिजाब नहीं पहनाया तो आपको जेल में फेंक देंगे. क्योंकि उनके नज़दीक ये इख्तलाफ काबिल कबूल ही नहीं है कि कोई बंदा उनकी प्रिंसिपल से डिसएग्री करे. और इसकी आप लोग कहेंगे कि चलें जी आपने ये बात तो कर दिया, इसकी रेफरेंस क्या है? इसकी रेफरेंस पेज नंबर 750 बाय कादी अब्दुल जब्बार, शरुल असूल अल खम्सा. उसमें उन्होंने एग्जैक्टली A to Z जो मैंने आपको बताया वो लिखा हुआ है. इफ़ ही डज नॉट डिसिस्ट वी शैल फाइट हिम. और ये तो सिर्फ एक प्रिंसिपल है. इसके अलावा ये सिर्फ आप कहेंगे ये तो जी आपने एक किताब निकाल के दे दी. नॉट ओनली इसका एक साथ एक और भी चीज़ एक्सप्लेन करते रहें कि ये ऐसी बात नहीं हो रही है कि हम स्टेट लेवल पे किसी आदमी ने अगर किसी इस्लामिक नैरेटिव से डिसएग्री किया है तो देन वी विल रिजोर्ट टू वायलेंस और फाइट दैट पर्सन. बेसिकली जो उनका जो तरीकाकार था कि घर घर जाके लोगों को बताना कि ये हमारा व्यू है, और जो इत्तेफाक नहीं करेगा उसको फेंटी लगेगी. दैट्स बेसिकली वो मुतज़िला. सो बेसिकली अपने दौर को वो दाइश थे. ये अपने यस काइंड ऑफ ख्वारिज के बड़े नज़दीक थे. वी विल टॉक अबाउट अ कपल मोर ऑफ देयर ओपिनियंस. उसके बाद हम उस प्रोसिक्यूशन में भी आएंगे जो उन्होंने की थी. बड़े ये इंटेलेक्चुअली, इनको कहा जाता है ना, इंटेलेक्चुअली बड़े जायंट्स थे. वी विल सी कितने जायंट होते थे. ऑडियंस में कहूँगा ये पार्ट्स गौर से सुनिएगा, इसलिए कि हमारे जो देसी सेकुलर हजरात हैं मुतज़िला इनके हीरोज़ हैं. ये पढ़ने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर मुतज़िला आज होते तो ये इनके साथ क्या करते. हमारे साथ जो करते वो तो करते ही करते ना. खैर इवन ऑन फॉर एग्जांपल फॉरबिडेंस ऑफ इविल, ये सिर्फ मैं एक किताब नहीं, इवन दो कादी अब्दुल जब्बार इज़ अ मैसिव मुतज़िल, ये सिर्फ एक किताब की बात नहीं है. इसमें फॉर एग्जांपल एन सी एस लैम्पटन लिखती हैं अपने उसमें किताब में लिखती हैं स्टेट एंड गवर्नमेंट इन मीडिवल इस्लाम. इसके अलावा माइकल कुक लिखते हैं इन कमांडिंग राइट एंड फॉरबिडिंग इविल इन इस्लामिक थॉट. इन दोनों में उन्होंने एक्जैक्टली द सेम प्रिंसिपल दैट आई एम टॉलिंग के मुतज़िलिया का प्रिंसिपल होता था. उसके अलावा जो मज़े की बात है, इट वुड बी कि लिबरल्स को इतने पसंद हैं, लेकिन ये भी बात हम नहीं मान सकते कि ये लिबरल्स को मुसलमान मानते अगर मुतज़लिया इधर होते हैं. क्योंकि मुतज़लिया का एक और ओपिनियन है, दिस माइट शॉक पीपल, क्योंकि लोग पढ़ते ही नहीं है ना. मुतज़लिया का एक और ओपिनियन है. कादी अब्दुल जब्बार अगेन इन पेज आई बिलीव इन द सेम बुक, यस, इन द सेम बुक व्हिच इज शरुल असूल अल खम्सा. वो कहते हैं, और ये दिस इज़ वेरी वेल नोन, ये जो इनकी प्रिंसिपल थी, कि इनके नज़दीक जो बंदा फासिक था, आई एम श्योर द ऑडियंस नोट फासिक क्या होता है. बेसिकली अ पर्सन हु डज मेजर सिन, बड़ा गुनाह करता है. तो जो फासिक है इनके नज़दीक वो मुसलमान नहीं है. ये फासिक की तकफीर करते हैं. और वो काफिर भी नहीं है इनके नज़दीक. इन्होंने एक इंटरमीडिएरी पोजीशन बनाई होती थी, जो ये कहते थे कि जो बंदा फासिक है, जो गुनाह करता है, वो मुसलमान नहीं रहता और वो काफिर भी नहीं होता, लेकिन वो इस दरमियानी पोजीशन में होता है, ना बिलीवर ना डिसबिलीवर.
तो इनके नज़दीक एनीवन हु डज मेजर सिन ही इज़ नॉट अ बिलीवर। और एक और मज़े की बात, इनके नज़दीक ये नहीं होता था कि अगर कोई बंदा फासिक है और वो रिपेंटेंस किए बगैर मर गया है तो वो इटर्नल हेल फायर में जाएगा, इटर्नल, उस स्टेट से आगे उसने इटर्नल हेल में जाना है, इटर्नल हेल पे। ओके ये मुतज़िला का नाम एक्चुअली दैट मेक्स सेंस बिकॉज उनका जो आइडिया जो भी आपने कहा है कि जो फासिक है वो मुसलमान भी नहीं है, वो काफिर भी नहीं है। एक्चुअली उनका जो कॉन्सेप्ट था अल-मनाज़िला बैनुल मंज़िलतैन के मंजिलों के दरमियान की एक मंजिल है, विच देन एक्सप्लेन्स द वर्ड एतज़िला, और फिर उस नज़रिए को मानने वाले मुतज़िला। ये तो बात क्लियर होगी कि वो इतने एक्सट्रीमिस्ट थे, वो कहते हैं कि गुनाह कबीर करने के बाद आप मुसलमान नहीं रहते। सो बेसिकली उनमें और ख़वारिज में फ़र्क सिर्फ ये है कि ख़वारिज उसको तोड़ कुफर दे कर छड़ के आंदे ने ये कहते हैं कि नहीं तो इस्लाम दे करो निकल गए, इन बिटवीन हो अब तो मुसलमान, इन बिटवीन हो। सो दैट्स हाउ एक्सट्रीमिस्ट दे वर। इट्स वेरी गुड कि आपने ख्वारिज का एग्जांपल दिया। ख्वारिज उनका नाम ही क्या, खरूज से निकला, खरूज से है कि वो बेसिकली दे वर रिबेलियस, वो रिबेल करते होते थे। आपको इट वुड बी अनदर थिंग टू नो कि मुतज़लिया खरूज में मानते थे। एग्जैक्टली वो कहते थे कि अगर हम बाय आवर स्टैंडर्ड्स अगर हम जज करते हैं कि कोई रूलर है ही इज इविल, तो उसके खिलाफ खरूज सिर्फ अलाउड नहीं है, लाज़मी है। हाँ बिसैफ कर, और सारा ये भी पॉलिटिकल कैंपेन करनी है। और ये सिर्फ कादी अब्दुल जब्बार का नहीं है, ये व्यू फॉर एग्जांपल अल जाहिज, अ वेरी फेमस मुतज़ली, ही राइट्स द सेम व्यू इन रसाइल अल जाहिज। As the same guy by the way who also is Charles Darwin of Islam. Yes, kind of, जिसके बारे में आप कहते हैं एवोल्यूशन वाले। तो वो बेसिकली ही वाज वेरी क्लोज टू द ख्वारिज। प्रॉब्ली हमारे शायद ना इन्हीं बातों की वजह से ये मुतज़ली हमारे सेकुलर्स को अच्छे लगते हैं कि यार ये तो ऐसी बातें करते थे, हालांकि ये नहीं पता कि वो इन चीज़ों को ना सिर्फ इस्लाम के साथ जोड़ते थे बल्कि इतना जोड़ते थे कि उनके दौर में आप उनकी किसी चीज़ से इनकार करके तो देखें। अभी हम उस पर भी आते हैं, लेकिन इसमें आपने एक बड़ी मजे की बात की। इसमें मैं बताता हूँ कि जो वर्स है सूरह माइदा में, वर्स है इंडीड द पेनल्टी फॉर दोज हु वेज वॉर अगेंस्ट अल्लाह एंड हिज मैसेंजर एंड स्प्रेड मिसचिफ इन द लैंड इज डेथ, crucifixion, cutting off their hands and feet on opposite sides, or exile from the land. तो अब जब सेक्युलर ये वर्स पढ़ रहा होगा तो ही वुड बी शॉक्ड कि यार अब इनके जो बेसिकली आई वुडंट से आइडल्स, लेकिन जो इनके लिबरल्स हैं, व्हाट डू दे से अबाउट इट, व्हाट डू द मुतज़लिया से अबाउट इट? कादी अब्दुल जब्बार कॉल्स दिस कंप्लीटली जस्ट एंड समथिंग दैट शुड बी डन, एंड ही सेज दिस इन तंज़ीह अल कुरान। तो बात ये है कि मुतज़लिया, ये एक्सप्लेन करना जरूरी है कि ये तो हम भी कहते हैं शुड बी डन, बट द डिफरेंस इज कि हम ये कहते हैं कि ये स्टेट का प्रोगेटिव है, ये स्टेट ने काम करना है, वेयर एज मुतज़िला बिलीव्ड कि कोई भी इंसान उठ के ये काम कर सकता है। और इसका जो कॉन्टेक्स्ट है विजिलेंटी से, उसका जो कॉन्टेक्स्ट वो भी कि जिन लोगों ने ये काम किया हुआ है, मिसाल के तौर पर जैसे वो लोग जो मदीना में आए और मदीना की आबो हवा की वजह से उनकी सेहत ख़राब हुए और उनको जब दूध दिया गया, और ये ऊँट के पेशाब वाली भी बड़ी कहते हैं कि उसमें था, हालांकि वो एक मशरूब था, ये नहीं पीना या क्या करना उसकी डिटेल हमारे पास नहीं है, बट दे वर हेल्प्ड, एक मेडिसिनल उनको एक चीज़ दी गई कि आप ये, तो उन्होंने सेहतमंद होने के बाद वही लोग जो उनके खिदमत गुजार थे उन्हीं को कत्ल करके उन्हीं के ऊँट लेके वो भागे वहाँ से। तो स्टेट के पास ये हक है कि जो लोग इस तरह से काम करते हैं, फिर स्टेट के पास आगे ऑप्शन है कि उनमें से कोई ये काम सजाए मौत दे दे, क्या करे, सोफन जो आया था अपनी बात बताइए, बट इन एनी केस इट विल बी लिमिटेड टू द स्टेट। और जो हमारे सेकुलर्स के हीरो हैं उनके नज़दीक नहीं, ये हर आदमी के पास हक था कि वो देखे कि कोई चीज़ बुरी हो रही है तो तलवार उठा के वहीं से उसका किला कमा करके आ जाए, और उसमें कोई किसी तरह का हो भी नहीं सकता। और आप ये देखेंगे कि ये चीज़ डिस्प्ले भी हुई, इट्स नॉट दैट दे ओनली हेल्ड दिस, दे डिस्प्लेड दिस इन द पीरियड नोन एज मीना, इन विच फॉर एग्जांपल देयर इज ओनली वन, लोगों को सिर्फ इमाम अहमद इब्न हंबल का पता है, and obviously इमाम अहमद इब्न हंबल a great scholar, he is very near to us and dear to us, लेकिन it was not only him. For example, इसमें I'll give you a reference and you can go and check out the book, और आप उसमें देखेंगे कि किस तरह के evil barbarities करते होते थे ये मुतज़लिया, and they were by no means lovers of knowledge in any sense of the word. कि इसमें the book is by Ahmad al-Shamsi, it's called Canonization of Islamic Law. तो इसमें वो रिकाउंट करते हैं कि जो मुतज़लिया होते थे वो स्कॉलर्स को फोर्स करते थे, स्कॉलर्स को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, जो बंदा उनको हाथ आ गया बेसिकली, जिस तरह हमारे भाई नहीं होते तबलीगी जमात के, जो बंदा हाथ में आ गया पकड़ लिया, तो इनका भी ये होता था, लेकिन इन अ वेरी वायलेंट वे। तबलीगी जमात वालों को फिर ये मार्जिन है ना कि वो दावत ही देते हैं, ये तो ऑपोजिट पकड़ लेते थे। और इनका टेक्निक क्या होती थी, फर्स्टली वो करते थे कि वो हैवी फाइन्स करते थे। अच्छा, अगर हैवी फाइन्स के बाद किसी ने नहीं माना, किसी की जुर्रत हुई कि लिबरल्स के खिलाफ गए, किसी की जुर्रत हुई कि मुतज़लिया के खिलाफ गए, तो वो उनको जेल में डाल देते थे, और अगर वो तब भी नहीं मानते तो मार देते थे। इसमें एक वेरी फेमस स्कॉलर इमाम बुवैठी, जो इमाम शाफी के स्टूडेंट थे, क्योंकि बड़े अडली थे मुतज़लिया, उन्होंने उनको ड्रैग किया, ड्रैग करके लेके गए जेल जाके फेंक दिया, वो जेल में मर गए थे।
क्योंकि उन्होंने ये नहीं माना कि खुद के कुरान जो है वो एक मखलूक है। Yeah. और इसमें ओपिनियन पे एग्जैक्टली ये क्या करते होते थे, ये तो सिर्फ एक बात हो रही है, तो हम कुछ इंसिडेंट्स बता रहे हैं। अहमद शम्सी अपनी किताब में लिखते हैं कि इन्होंने कोई एक अजान देने वाले को नहीं छोड़ा, किसी एक नमाज पढ़ने वाले को नहीं छोड़ा, किसी जूरिस्ट को नहीं छोड़ा, किसी टीचर को नहीं छोड़ा, और पर्सफुली उनको फोर्स किया है कि वो उनके डॉक्टर में एग्री करें। ये एक एक घर जाते होते थे। जैसे फर्ज करें कैसर भाई, आपके मैं घर आता हूँ, मैं आपका दरवाज़ा खटखाता हूँ, मैं कहता हूँ कि कैसर भाई मेरा नाम फलां फलां है, ठीक है, क्या आप मानते हैं कि खुदा के कुरान जो है वो अस्तगफिरुल्लाह एक मखलूक है? आप आके कहते हैं कि हम तो ये बात नहीं मानते, खुदा का कलाम है। वो मुतज़्ज़िया करेगा, वो आपको पकड़ेगा, आपको ड्रैग करेगा और आपको जाके जेल में फेंक देगा until you agree with his view। तो इसमें कोई इंटेलेक्चुअल बात तो रही नहीं, वो किताबें चला देते होते थे। और इसके अलावा भी ये सिर्फ इस हद तक नहीं था कि मुतज़्ज़िया की सिर्फ अपना व्यू करना चाह रहे हैं, जो भी चीज़, क्योंकि एज वी टॉक्ड अबाउट प्रीवियसली, उनका व्यू बड़ा एक्सट्रीमिस्ट था ना, फॉरबिडिंग ईवल का, माय वे और हाईवे बेसिकली। तो उसमें क्या होता था कि हाईवे टू डेथ, कि एनी इंटेलेक्चुअल व्यू जो उनके अगेंस्ट जाता था, दे वर एक्सट्रीमिस्ट उसको खत्म करने के लिए। तो जब आप उनके व्यूज समझेंगे इन दिस रिगार्ड, फिर आपको समझ लगे कि मुतज़्ज़िया क्या थे। तो इसमें मैं एक चीज़ कहूँगा, एंड आई वुड से कि दैट इफ द मुतज़्ज़िया वर इन चार्ज इंस्टेड ऑफ द ऑर्थोडॉक्सी, लेट्स के पाकिस्तान को हम ख़त्म कर देते हैं, पाकिस्तान की जो जगह है उसमें मुतज़्ज़िया राज आ जाता है। इफ द मुतज़्ज़िया वर इन चार्ज, आई एम एब्सोल्युटली श्योर वी विल गिव इट टू द लिबरल्स, we will absolutely give it to them, they will not complain because they would either be in prison or they would be dead। इन दोनों के अलावा और कुछ नहीं होगा, या वो आपको मार देंगे या जेल में डाल देंगे। तो कंप्लेन तो आप करने जोगे रहेंगे नहीं, हमारे साथ तो जो होगा होगा। आई थिंक अल्टीमेटली फिर एक्सप्लेनेशन है ना कि इन बातों के बाद ये फिर क्यों ऐसा ये सोचते हैं। आई थिंक वी नीड टू पॉइंट दिस आउट एंड पुट इट टू पीपल। लोगों को ये बात समझानी पड़ेगी हमें भी कि आप जब हमारे सेकुलर हजरात से जब आप ऐसी बातें सुनते हैं तो ऑलवेज टेक इट विद पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि ये कभी भी खुद प्राइमरी सोर्सेज में नहीं जाते हैं। मैं किसी को डीमीन नहीं करना चाहता, आई डोंट मीन टू डू दैट, बट आई एम पॉजिटिवली कॉन्फिडेंट कि अगर हम तहाफ़त सामने रख के किसी अपने सेकुलर जो केस का मुखालिफ है उसे कहें कि हमें समझाएं इसमें क्या लिखा हुआ है, आई थिंक दे विल स्ट्रगल एंड आई एम बीइंग वेरी वेरी जनरस, दे विल स्ट्रगल। तो वो करते क्या हैं, वो करते हैं ओरिएंटलिस्ट के पास जाके, जिसका आगे भी हमने जिक्र किया, उनकी किताबें पढ़ के वो सिर्फ कमेंट्री पढ़ते हैं, क्रिटिक पढ़ते हैं जो उन्होंने की है, और उनकी क्रिटिक इस बेस पे है जो आगे आपने बात कही कि हमारा रिलीजन जो ख़राब हो गया है रैशनैलिटी और साइंस और इन चीज़ों के हाथों, वट एवर रैशनैलिटी मीन्स, तो इसका मतलब ये है कि ये अब इस नेसेसरी है कि बाकी सारे भी तबाह हो जाएं। तो उनको फिर ऑर्थोडॉक्सी के मुकाबले में जो भी नज़र आया वो हीरो ही नज़र आया। वो इब्न रुश्द हो सकते हैं, वो फ़लसफ़ा हो सकते हैं, वो मुतज़िला हो सकते हैं। इवन फ़लसफ़ा और मुतज़िला अगर एक वक्त में होते तो मुतज़िला ने फ़लसफ़ा को उखाड़ के फेंक देना था, बिकॉज दैट वाज देयर नेचर। तो फ़लसफ़ा जो भी थे कम से कम इंटेलेक्चुअल एंडेवर था, उनमें ये वायलेंस नहीं था कि तलवार उठा के उनको शुरू कर दो। हाँ, ये और बात है कि ये सोचा जा सकता है कि ये दोनों इकट्ठे कैसे होते, गिवन द फैक्ट कि उनकी जो दोनों का प्राइम है उसमें फ़र्क है। बट अपेरेंटली पाकिस्तान के सेकुलर के नज़दीक जो मुतज़िला थे उनकी गवर्नमेंट को मंगोल्स ने आके ख़त्म किया था। तो 300-400 साल का फ़र्क मैटर ही नहीं करता। आई मीन अब ऐसी चीज़ के ऊपर तो अब बंदा आगे से कुछ कह भी नहीं सकता, बिकॉज एट दिस पॉइंट आप जो सवाल पूछेंगे जी मंगोल क्या, मुतज़िलिया का तो रूल टोटल 40 साल था, 50 साल उसके दरमियान था, लेस देन 50। आई मीन देयर आर सम एस्टिमेट्स के तकरीबन 18-19 साल ही पीक का था जी, एब्सोल्युटली, पर फिर भी हम अंडर 50 इट्स अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर आप उसको मंगोल्स के साथ जोड़ रहे हैं तो देन द क्वेश्चन, देयर आर टू क्वेश्चन दैट अराइजेस, आर यू मेंटली फिट टू इवन टॉक? कि जब आपको इतना बड़ा आप ब्लंडर कर सकते हैं हिस्ट्री का, तो फिर यही सवाल उठ सकता है ना कि आर यू इवन मेंटली देयर जब आप ये बात कर रहे हैं। तो इफ़ यू आर मेंटली देयर, तो फिर दूसरा जो कंक्लूजन निकलता है वो यही है कि यू आर पर्पसफुली डिसीविंग द ऑडियंस, कि आप पर्पसफुली ऑडियंस को डिसीव कर रहे हैं, बिकॉज यू हैव अ प्रॉब्लम विद द ऑर्थोडॉक्सी। इसलिए आपके नज़दीक जो भी बंदा ऑर्थोडॉक्सी के खिलाफ जा रहा है, यू विल चैंपियन हिम इररिलेवेंट ऑफ वट एवर व्यू यू होल्ड। और इसमें एक सेक्युलर की मुझे बातें, आई वोंट टेक नेम आउट ऑफ रिस्पेक्ट, लेकिन उनकी बात आई कि वो कह रहे थे जी इब्न रुश्द एक मुतज़िली था। I mean, when you hear such nonsense, you again few centuries gone missing in between, few century gone missing। और उसमें क्या हुआ कि उसमें इमाम गज़ाली ने बीच में तुफ़्त अल फलाफल लिखी, तो उसके अलावा तो इसमें आपको मज़े की चीज़ बताता हूँ। हालांकि I only brought a book
मैं सिर्फ इस बुक की मैंने इसलिए पता कि एक्चुअली आई डोंट ब्रोट इट, मैं एक दोस्त था उसने बताया कोई 2 वीक्स अगो, तो मैंने लिख ली, मैंने कहा इट माइट कम इन हैंडी। तो उसमें क्या है कि एक मुतज़ली ने, दे वर देयर बाय द टाइम ऑफ द फिलॉसफर, लेकिन बहुत कम थे, उनकी सनत खत्म हो गई देखिए वो तो उस तरह के मुतज़ली तो आज आज भी सूरत में भी हैं, हैं। इसी तरह हम के थे। जब कहते हैं मुतज़ली गॉन फिनिश का मतलब है कि उनका जो जो मुतज़िलियत पैराडाइम था वो ख़त्म हो खत्म चुका हो था। गया था एब्सोल्युटली। तो उसमें वो एक थे जी मुतज़ली, उन्होंने किताब लिखी अगेंस्ट द फिलॉसफर। Yeah. वो किताब थी तुफ़त अल मुतकल्लिमून फिल रद अलल फलासिफा बाय रुकन अल दीन अल मलाहिमी। इन्होंने किताब लिखी थी फिलासफा के खिलाफ, Yeah. एक मुतज़ली हो गए। अब वही जो हमारे सेक्युलर थे जिन्होंने कहा कि इब्न रुश्द एक मुतज़ली था, वो ये देख कह रहे होंगे फलाफल फलाफर का रद्द कर रहा है, हाउ डू आई मेक सेंस ऑफ Yeah, दिस। exactly. अगर वो पढ़े इसको तो तो अब बात ये आ रही है कि एट दिस पॉइंट कि आप जब इस पॉइंट में रीच करते हैं कि दैट दे आर मेकिंग सच हिस्टोरिकल ब्लंडर्स Yeah. दैट दे डोंट इवन अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर, दे आर कॉलिंग इब्न रुश्द a Mutazili. मुतज़िली, They are calling the Mutazili the philosopher. Yeah. And one of the great intellectuals from Lams, he even said that थे तो दोनों philosophers. Well, firstly, हमने already वो बात टैकल कर ली है कि what does philosophy mean. Yeah. तो बात ये है कि अगर हम modern term of philosophers कर रहे थे, तो फिर तो सारे philosophers हैं। Exactly. फिर तो जिस तरह मैंने कहा कि तारिक मसूद सब साहब भी philosophers हैं, फिर तो मैं भी philosopher हूँ, मैं भी, because my expertise is in law, मैंने bachelor's of laws किया हुआ from the University of London, Yeah. so I'm a lawyer too, so I'm a lawyer, so I'm basically a philosopher too, because I've studied the philosophy of law. Exactly. फिर तो सारे philosophers हैं। सारे फिर philosophers उन लम्स वाले भाई से पूछा जाए कि ये क्या सारे आपस में रद रद की गेम खेल रहे थे, क्या हो रहा था, Yeah. और कौन किसका रद्द कर रहा था, कौन किस चीज़ किसका पर रद कर कर रहा रहा था, था, सारा आपस में खेल रहे थे। और रद्द करना तो चले फिर एक इंटेलेक्चुअल एंडेवर है ना, विच कैन बी रिस्पेक्टेड। लेकिन जो मेन थीसिस है कि गज़ाली ने आके सारा कुछ ख़त्म कर दिया और फॉल ऑफ बगदाद जो है उसके बाद सारा कुछ ख़त्म हो गया। आई थिंक हम अब इसको कंक्लूड करते हुए ना एंड में ये चीज़ें कि उस दो चीज़ें कि एक तो जो मेन चीज़ें पोस्ट गज़ालियन दौर की हमने जो इंटेलेक्चुअल एंडेवर्स हैं वो तो हमने किए कि कौन कौन से लोग उसमें उनकी थॉट्स क्या थी, लेकिन जो डेवलपमेंट हुई वो क्या थी, ताकि ये क्लियर हो जाए कि गज़ाली के बाद साइंस ने कितना फ्लरिश किया है, कितनी एडवांस हुई है, एंड देन फाइनली किस चीज़ ने इस्लाम में साइंस और ये जो जितनी ये तरक्की थी ये ख़त्म की है। सो आई एम गोना मेक अ केस, उसके बाद फिर आपका जो मैं उस पर ओपिनियन है वो मैं लेता हूँ। वन ऑफ द पीपल जो अब ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, फॉल ऑफ बगदाद भी और गज़ाली भी, क्योंकि ये जिन साहब का मैं नाम लेने लगा हूँ अतूसी उनके उनके बाद के हैं। नाउ ही इज़ वन ऑफ द पीपल जिन्होंने 4 लाख डॉक्यूमेंट्स से ज़्यादा सेव किए हैं, एंड ही इज़ द पर्सन कि जिन्होंने मरागा में अपने दौर की सबसे बड़ी ऑब्जर्वेटरी कायम की है, और ये कायम हुई है इन दोनों इवेंट्स के बाद। अगर गज़ाली की वजह से साइंस ख़त्म हो गई होती तो हमें इस तरह की ऑब्जर्वेटरीज पहले नज़र आनी चाहिए थी, हमें बाद में नज़र नहीं आनी चाहिए थी। समरकंद इज़ ऑल्सो अनदर एग्जांपल, लेकिन मैं मरागा की बात इसलिए कर रहा हूँ कि वो दैट वाज द मोस्ट एडवांस, आई मीन दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं वो वहाँ पे आते थे, एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट वाज कि उसमें से एस्ट्रोनॉमी इतनी ज़्यादा एडवांस हुई अपने ज़माने के हिसाब से कि अल शातिर एंड ग्रांटेड समवट कंट्रोवर्शियल किरदार रहे हमारे जो अल अर्दी, क्योंकि उनके रिलीजन के बारे में ना कोई क्लियर नहीं है कि वो क्या थे, बट द रीज़न आई एम मेंशनिंग हिम इज़ कि जब एक पैराडाइम सेट हुआ होता है तो उसके अंदर आपके रिलीजियस बिलीव्स क्या हैं ये मैटर नहीं करता, आप उस पैराडाइम का हिस्सा रहते हैं। सो मिसाल के तौर पे आज वेस्ट में बहुत से मुसलमान साइंसदान हैं, लेकिन हम उसको इस्लामिक साइंस इसलिए नहीं कहते कि वेस्ट में साइंस का पैराडाइम है तो उसमें हर तरह के लोग साइंस में तरक्की कर रहे हैं, हिंदू कर सकता है, मुसलमान कर सकता है, एथियस्ट कर सकता है, एनीबडी एल्स। तो अल शातिर जो कि मुसलमान थे, अल अर्दी नॉट श्योर, लेकिन उस ज़माने में पोस्ट गज़ालियन एरा में इतना ज़्यादा साइंटिफिक एडवांसमेंट हो रही थी कि इनसे मुतासर होकर कोपरनिकस ने इनकी तालीमात से अपना मॉडल दिया, विच ब्रोक द डॉन ऑफ रैशनैलिटी इन द वेस्ट, क्योंकि उसके बाद चर्च की, कोपरनिकस के बाद चर्च की आहिस्ता आहिस्ता अहमियत ख़त्म होना शुरू हो गई थी, इसलिए कि वो कस्टोडियन थे ग्रीक फ़िलासफ़ी के, नेचुरल फ़िलासफ़ी जो जिसको आज हम साइंस कहते हैं, उस सब के। और ये हो रहा है गज़ाली के दौर के बाद। अगर गज़ाली ने साइंस को कत्ल किया हुआ होता, ये हमें देखने को ना मिलता। दैट इज़ माई केस, लीड अस ऑन दैट। I would absolutely agree. I would say कि आपको जो आपने बात की exactly the same thing जॉर्ज, जिनको हमने पहले कोट किया था, जॉर्ज सलेबी ने किए हैं, उन्होंने यही कोट किया है। उन्होंने कहा है, उन्होंने नाम लिया कि उन्होंने नाम लिया
कि perhaps the greatest discoveries were made in astronomy, leading to a thorough critique of the Ptolemaic system, which would pave the way for Copernicus to create a necessary paradigm shift in the understanding of the revolution of the planets and our solar system. All of this is evidenced in sophisticated commentaries by produced by the like of the 16th century astronomer Shams al-Din al-Khafiri. In words, the post-Ghazalian centuries were ripe with scientific discoveries and treatises that would eventually influence European understanding of these fields. So, exactly जो आप बात कर रहे हैं कि Copernicus, this is a very westernized version of history. कि Copernicus out of nowhere आया, Copernicus उसने कहा ओ heliocentrism, उससे पहले किसी ने सोचा ही नहीं था. In fact, आप देखेंगे कि the Earth rotating around the sun, इमाम फखरुद्दीन अल-राज़ी ने इसकी possibility entertain की थी. कि ये हो सकता है कि हमें वो कहते थे 50-50 है तो हमारे पास एविडेंस नहीं है ऑन बोथ साइड्स दोनों चीजें हो सकती है यस सो इट्स 8 सेंचुरीज अगो इमाम अल-गज़ाली के सेंचुरी 1.5 सेंचुरी बाद इमाम फखरुद्दीन राजी ने क्या बात की कि हीलियोसेंट्रिज्म इज पॉसिबल अच्छा उसके बाद आप देखेंगे कि इन एज आपने जो सारी ऑब्जर्वेटरीज का नाम लिया जो हमने सारे एकेडमिक्स का नाम लिया ये मुसलमान थे सारे एंड व्हाट दे वर डूइंग दे वर ट्राइंग टू कम अप फर्स्टली वो क्रिटिक कर रहे थे जियोसेंट्रिज्म जो ग्रीक मॉडल ऑफ द यूनिवर्स था सारी फिजिक्स क्रिटिक कर रहे थे और ये तो एक सबसे मजे की बात आ जाती है कि क्या तोहमत क्या लगाई जाती है कि ये ग्रीक थॉट से आगे नहीं निकल सके थे भाई ग्रीक थॉट क्रिटिक ही हमने की थी उसको एडवांस ही हमने किया था और इसमें ना आई फाउंड दिस इट्स वन ऑफ द वर्स्ट अटैक्स कि आई थिंक यू कैन मेक अगेंस्ट द मुस्लिम ट्रेडिशन कि और ये एकेडेमिया में इट्स बिन कम्प्लीटली रिफ्यूटेड कि जी ट्रांसलेशन आई तो मुसलमानों ने सोचना शुरू किया I would just like to quote one academic on this. So it's Dalal and he writes in Islam, Science and the Challenge of History. और ये very pertinent है बहुत लाजमी है ये इसमें वो लिखते हैं this translation movement provided the knowledge base of the emergent sciences but while this explains part of the picture and admittedly one of the most important part कि मतलब ये जो translation हुई थी it does explain part of the process और बड़ा ज़रूरी part था जिसको explain करता है it does not provide a full explanation of the beginnings to start with what are the socio-political conditions and cultural aptitudes that triggered interest in the translations to begin with in the first place second what were the cultural conditions and cultural aptitudes that enabled a significant community of interest to show in these complex translations and what allowed them to develop technical terminology needed for the transfer of scientific knowledge between the two languages to understand scientific text once they were translated and to constructively engage with the knowledge derived from them. Seen in this light, translation is not a mechanical process, rather it is part of a complex historical process that is not reducible to the transfer of external knowledge. Rather, it involves forces intrinsic to the receiving culture, most importantly, the epistemological conditions internal to Islamic culture at the time of translations. Basically, वो बात कर रहे हैं कि translation तो ठीक है, it's an important part. कि ऐसा उस कल्चर में था क्या कि उन्होंने इंटरेस्ट शो की ट्रांसलेशन में ऐसा उस कल्चर में क्या था कि उन्होंने इस साइंसेज में इंटरेस्ट शो की और प्रॉपर टर्मिनोलॉजी आई एम श्योर कैसे भाई हम क्योंकि डिफरेंट लैंग्वेज के हैं हम जब भी एक पोइट्री हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं इंग्लिश में कि वी रियल ऐसे कितना मीनिंग लूज होता है वाइल यू सिर्फ कि आप फर्ज करें इकबाल का एक शेर ट्रांसलेट कर रहे हैं और तहफ़्फ़ुल फ़िलासफ़ा को अगर हम अपनी ज़ुबान में कहें तो इट वुड बी एब्सोल्युटली लोग समझते हैं कि फिलोसोफर्स की बात हो रही है वी विल नॉट गो बैक टू द कॉन्वर्सेशन लेकिन बेसिकली यही बात है कि इतनी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी दे हैड टू बी एन एंटायर एंडेवर सिर्फ ट्रांसलेशन में तो अब बात वो जो कर रहे हैं इस बुक में वो यही कह रहे हैं कि उस कल्चर के अंदर एक्सट्रिंसिक कोई प्यार था इस इन फील्ड्स का वो इंट्रिंसिक कोई वैल्यू थी नॉलेज की तो फिर ये ट्रांसलेशन हुई थी ना नहीं तो इतने कल्चर से उसमें क्यों नहीं हुई एग्जैक्टली एंड आई थिंक आई माइट बी रॉन्ग ऑन दिस बट आई थिंक फराबी ने जो ट्रांसलेशंस की हैं वो उस ज़माने के जो बाद में इवन जो क्रिश्चियन रिसर्चर्स थे वो उनको भी नहीं मिलती थी सो द क्वेश्चन इज़ व्हाई वुड समवन टेक ग्रेट डील ऑफ टाइम कि वो उन ज़ुबानों को समझे और वो सिर्फ तर्जमा ना करे बल्कि बामुहावरा तर्जमा करे जस्ट टू गिव एन एग्जांपल अभी रिसेंटली पाकिस्तान में एक क्लिप मुझे भी भेजा शायद आपको भी भेजा गया होगा जिसमें एक साहिबा हैं वो बात कर रही हैं ग़ज़ाली की कंडेमनेशन में एंड लेटर इन हर क्लिप उन्होंने रैशनैलिटी का तर्जमा इस कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पे एम्पिरिसिज्म वर्सेस रैशनलिज्म की कंपैरिजन हो रहा था उन्होंने अकल कर दिया और ये कहते हुए उन्होंने नीचे एंड लॉक और बड़े बड़े फिलोसफर कह दिया कि लोग अकल के ख़िलाफ़ थे I mean, this is what happens when you don't know the subject, right? But our people who actually did the translations,
वो उन्होंने सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं की हुई थी, उन्होंने बामुहावरा ट्रांसलेशन उस सारी चीज़ के कॉन्टेक्स्ट को समझ के की हुई थी, एंड दे कुड रिलेट इट बैक टू आवर होली स्क्रिप्चर, कि हमारी जो फ़िलोसफी ऑफ साइंस है वो एमिनेट होती है सूरह आले इमरान की आयत नंबर 190 और 191 से, एंड दे हैड एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद डूइंग साइंस एंड बीइंग रिलीजियस पीपल। एंड बाय रिलीजियस मेरा मतलब ये नहीं कि नमाज रोज़ा करने वाले थे, आई मीन कि वो ज्यूरिस्ट थे, वो जजेस थे, आई मीन कि उनके पास रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स में वो पोजीशंस थी, वो फतवा देते थे, वो जुमे पढ़ाते थे, वो खुतबे देते थे। आई मीन देवर पायनियर्स, फ़िक्र के मामला में बड़े एक्सपर्ट्स थे, क्योंकि उन्होंने कभी कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं देखी थी इस्लाम में और साइंस में। वेस्ट में कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आती थी, इसलिए कि वहाँ पे जो रिलीजन था वो, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, बिकॉज अल्टीमेटली इट वाज अ मैन मेड इंडेवर, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम की तो अब्रप्ट डिसअपीयरेंस थी, जैसे भी हुई हमारे नज़दीक ज़िंदा उठा लिया गया, उनके नज़दीक क्रूसीफाई किया गया, लेकिन ही डिडंट लीव अ सिस्टम एज अ लेगेसी बिहाइंड। जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मार्केट्स इस्टेब्लिश्ड हमारे हवाले की, डिफेंस का सिस्टम इस्टेब्लिश्ड हमारे हवाले किया, काजी का सिस्टम, एवरीथिंग, सोसाइटी पूरी की पूरी आबाद थी। तो क्रिश्चियनिटी तो डेवलप होती रही बेस्ड ऑन ह्यूमन इंडेवर के, चाहे ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। तो जो अब साइंस की एक चीज़ है जो उसके ख़िलाफ़ आ रही है, बाय ऑब्जर्वेशन उसके खिलाफ आ रही है, तो वो डिफीट तो होगी, इसलिए कि आपका अपना एक जहन था ना, आपने खुद ही तय कर दिया कि इतने हज़ार साल पहले ये आदम अलैहिस्सलाम आए थे, बेस्ड ऑन व्हाट, जो बाइबल में की इवेंट्स लिखे हुए हैं, दैट्स इट। अब साइंस अगर उसको गलत साबित करती है, कहते हैं नहीं इतने अरब साल का मामला है, तो येस योर रिलीजन इज गोना गो डाउन, बट वी डिडंट हैव दैट प्रॉब्लम। यही वजह है कि वो साइंटिस्ट भी थे, वो जुमे भी पढ़ाते थे, वो फ़िक़्ह पे भी बात करते थे, रिलीजियस मामलात में गवर्नमेंट की मदद करते थे, बिकॉज दे हैड एब्सोल्युटली नो डिस्पैरिटी। सो टू से कि नहीं वो अचानक से उन्होंने देखा कि ग्रीक्स जो हैं ये बड़े अच्छे हैं, तो ट्रांसलेट करके वो लिखना शुरू कर दो। आई मीन कम ऑन, जस्ट गेट आउट ऑफ दिस वेस्टर्न प्रोपेगेंडा, एटलीस्ट गो टू द प्राइमरी सोर्सेज, दैट्स व्हाट आई वुड से। आई वुड लार्जली एग्री विद दैट। आप ये देखेंगे कि हमारे जुरिस्ट जो हैं, लोग कहते हैं कि जी साइंस के अगेंस्ट थे। एक्चुअली आप देखेंगे कि साइंस, मेटाफिजिक्स एंड कलाम विच इज़ लॉजिक, थियोलॉजी, ये सारी चीज़ें जो थी उनके बारे में हमारे आलिमों ने कहा है कि ये फ़र्द किफ़ाया है, दे आर कम्युनल ऑब्लिगेशंस, लाइक व्हाट, लाइक जिहाद। तो इसमें आई विल जस्ट कोट वन jurist in this regard। आप देखेंगे कि you can find these fatwa everywhere, everyone talked about। इमाम अल-गज़ाली ने भी इसके बारे में बात की है कि मेडिसिन जो है, and he talks about physics by the way, बल्कि पहले इमाम गज़ाली की बात करते हैं because he is the focus of the conversation, right? कि लोग, he's on trial basically. yeah, he's on trial basically। it's like he's being sent to the gulag, right? In Soviet Russia। I'm sure many of our liberal brothers would like that, but no socialists would even enjoy that more। But basically, Imam Ghazali writes in Deliverance from Error, he writes, the object of this science is referring to physics, and we'll see that. So the object of this science is the study of the bodies which compose the universe, the sky and the stars, and here below simple elements such as air, water, earth, fire, compound bodied animals, plants, minerals, and the reasons of their changes, developments, and intermixture. By the nature of its researches, it is closely connected with the science of medicine, the object of which is the human body, its principal and secondary organs, and the law that governs their changes. Religion, having no fault to find with medical sciences, cannot justly do so with the physical sciences. Exactly. So, I mean, इससे बड़ा evidence आपको और क्या चाहिए कि the man was never against the science, he was never against nationality or anything of that sort. One of the things that you will get baffled by Imam al-Ghazali, and this is the reason that I personally find a lot of respect for the man, is that he was absolutely against blind conformism। तकलीद के बिल्कुल ही खिलाफ थे इमाम अल-गज़ाली। इमाम अल-गज़ाली ने, इसलिए तो लोग कहते हैं कि डेकार्ट से बड़े सिमिलर थे। पहली बात तो ये कि डेकार्ट इमाम गज़ाली के नज़दीक भी नहीं आ सकता। इमाम गज़ाली इज जस्ट अनदर लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल जायंट। इमाम अल-गज़ाली ने अपनी परसेप्शंस डाउट की कि बेसिकली मैं किस तरह अपनी परसेप्शन परसीव करता हूँ। और इसमें मज़े की बात है, टू अगेन द फॉली ऑफ आवर लिबरल्स, कि उन्होंने किस चीज़ को भी डिनाई की, उन्होंने डिनाई की अपॉन मैथ्स। कि उन्होंने कहा कि वी सी दी स्टार्स, और ये डिलीवरेंस ऑफ एरर में वो बात करते हैं कि वी सी दी स्टार्स, कि हमें इस तरह लगता है कि छोटे से गोल्ड के नगेट्स हैं, क्योंकि हमें तो इसी तरह ही नजर आते हैं। लेकिन हमारी मैथ, एग्जैक्टली, लेकिन हमारी मैथ हमें बताती है कि वो अर्थ से बहुत गुना बड़े हैं। बाय द वे, साइंस इतनी एडवांस हो गई थी इमाम गज़ाली के ज़माने में कि वो बता सकती थी स्टार्स आर बिगर देन अर्थ। तो वो कहते हैं कि फिर हमें समझ लगता है कि हमारी जो सेंसेस हैं, दे आर नॉट एज रिलायबल कि हम एज वी थिंक, क्योंकि हमें डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है बाय द लॉ ऑफ रीजन, मतलब मैथ्स, कि ये चीज़ें जो हम परसीव करें इस तरह की नहीं है। सो देन इमाम अल-गज़ाली वेंट ऑन एन एंटायर जर्नी जिसमें उन्होंने हर चीज़ डाउट की, एंड एट द एंड ही फाउंड
truthfulness in the experience of the friends of Allah subhanahu wa ta'ala. कि वो अल्लाह के नज़दीक है तो अल्लाह ने उनको सबूत दिखा दिया. We will not go into the depths of tasawwuf. तो लेकिन इमाम अल-गज़ाली, his entire life is a pursuit of knowledge. And this is why he should be valued, he should be loved. कि हमारे लिबरल्स उनके खिलाफ है, हमारे लिबरल्स को एक्सट्रीमिस्ट ख्वारजी की तरह के लोग मिल जाते हैं जो उनको पसंद है, या उनको वो लोग मिल जाते हैं जो कहते हैं कि जी जो सन है वो इटर्नल है, कॉम्पोजिट नहीं एब्स्ट्रैक्ट है, वो लोग उनको पसंद है, उनको। लेकिन उनको वो बंदा नहीं पसंद जिसने अपनी पूरी लाइफ तकलीद को छोड़ दिया, जिसने का कोई ब्लाइंड परफॉर्मिज्म नहीं है, जो हक है। अल्टीमेट मयार जो है हक का वो ये नहीं है हमारे सेकुलर्स के नज़दीक कि जिसके साथ वो खड़े हैं उसका अपना किरदार क्या था। उनके लिए मेयार ये है कि क्या वो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी के हक में था या ख़िलाफ़ था। अगर उसके ख़िलाफ़ है तो ये उसके हक में हो जाते हैं, एंड विच इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि ये वो लोग हैं जो माशरे में जिनको जाहिल आदमी नहीं कहा जाता, इनको पढ़ा लिखा कहा जाता है, थॉट लीडर कहा जाता है, ये मीडिया में है, ये एकेडमिया में है। तो जब उनका हम ये रवैया देखते हैं कि आपने सिर्फ ये देखा कि कौन सा ऐसा आदमी है कि जो रिलीजन की जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है ऑर्थोडॉक्सी उसके ख़िलाफ़ है, तो आप उसके हक में खड़े हो जाते हैं। दिस इज़ आई थिंक दिस इज़ frankly disgusting. I completely agree. I mean, और सबसे जो बुरी बात है कि हम आफ्टर ऑल हैं लिबरल हों जिस मर्जी तरह हों, हैं तो हमारे भाई, तो वी ट्राई कि हम ढूंढते हैं कोई एक्सक्यूज, क्योंकि हमें कमांड किया गया हुआ है कि हुसैन दन रखे, कोई एक्सक्यूज मिलती है तो अपने मुसलमान भाई को दे। अब बात यह है कि डिसेप्शन के अलावा हमें कोई एक्सक्यूज नहीं मिलती। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, यहाँ पर हम कहें ये पर्पसफुली डिसीव करें, या फिर हम कहेंगे ये मेंटली देर नहीं है। क्योंकि अगर ये मेंटली देर होते तो इन्होंने वो किताबें पढ़ी जैसे शर अल अकायद अल अदूदिया है, शर अल अकायद अल नसफिया है, अल मवाक़िद है, शर अल मकासद है, तो ये इतनी किताबें हैं दैट गो मच डीपर देन इमाम अल-गज़ाली, आफ्टर इमाम अल-गज़ाली। आप 19th-20th सेंचुरी में देख लें, फॉर एग्जांपल 20th सेंचुरी, आई वुड से वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्कॉलर्स in the 20th century was the last great sheikh of Islam in the Ottoman Empire, which is Mustafa Afandi, Sabri Afandi. So when you see him, उन्होंने उनकी किताब भी थी, I think yes, Mustafa Sabri Afandi की किताब थी मौक़िफ़ अल-अक़ल, and if you read that book you will realize कि 20th century की one of the best books ever written in the 20th century. उसके अलावा अगर आप मॉडर्न में भी देख लें, there is a decline, और हम अभी ये भी बात करते हैं डिक्लाइन की हुआ, लेकिन अगर आप 19th century में देख ले, you had al-Dasuki, you had many different famous people who wrote. So for example, one of the most famous Asharis is actually from the 19th century, and his name is Imam Bajuri. कि वो इतने बड़े हो गए, हालांकि आप देखेंगे जो इमाम लफ्ज़ जो लक़ब इस्तेमाल होता है मोस्टली पुराने लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इमाम बजूरी कब के हैं? 19th सेंचुरी के हैं। एंड आई एक्चुअली रेड शर ऑफ इमाम सनूसी's क्रीड, कि उस शर में जो मेन एम्फेसिस दिया हुआ है इमाम बजूरी को दिया गया है, बिकॉज़ ही वाज अ कंप्लीट एंड ग्रेट इंटेलेक्ट। तो एज वी हैव ऑलरेडी सीन कि ना दीज आर द प्राइमरी सोर्सेज दैट वी नीड टू प्राइमरी सोर्सेज। तो मैंने इसलिए किताबों का नाम बताया आपको। आप यूसुफ अल सनूसी देख लें, आप अल दवानी देख लें, वी हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट द अकबरियन ट्रेडिशन। आप फॉर एग्जांपल वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटेलेक्ट्स इन द मॉडर्न टाइम इज अब्दुर रहमान अल मेरिक, एंड ही कि उन्होंने इस्लामिक स्कॉलर से भी पढ़ा है, एंड ही इज़ अ ग्रेजुएट फ्रॉम हार्वर्ड। उसके अलावा आप देखेंगे इज़ द अकबरियन स्कॉलर शेख हसन स्पाइकर, ही इज आल्सो ऑन ट्विटर, आप उनको देख सकते हैं। जी मैं उनके काम से कुछ वाकिफ हूं। यू कैन आल्सो लुक एट शेख फौदा, वो मोस्टली अरबी में बात करते हैं, उन्होंने पूरी किताबें लिखी हुई हैं, एंड ही हैज रिस्पोंडेड टू इन द एंटायरिटी ऑफ द वेस्टर्न ट्रेडिशन, लेकिन वो किताबें अरबी में हैं और लोग इंटरेस्ट नहीं शो करते। उसके अलावा आप अल-अतास को देख लें, and you will see that Al-Atas was a mind unlike many in the modern world. तो in the terms of rational decline, इस्लाम में कभी भी नहीं आया। जो डिक्लाइन आया मटेरियल डिक्लाइन आया, और मटेरियल डिक्लाइन आया विद द फॉल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर एंड विद कॉलोनाइजेशन। आई थिंक ये हमारी गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा है, एंड आई वुड लाइक टू कंक्लूड विद दिस कि ऑलराइट, गज़ाली इज नॉट द एंटागनिस्ट, ही डिडंट कॉज द डिक्लाइन, बट द डिक्लाइन हैपेंड। डिक्लाइन तो हुआ है, उसके क्या मुहर्रिकात हैं, क्यों हुआ, उसके बाद फिर गुफ्तगू का सिलसिला ख़त्म करते हैं। सो आप ये कह रहे थे कि जो मटेरियल डिक्लाइन है ये आया है, और ये आया है इसलिए कि ऑटोमन एम्पायर, यहाँ से अगर आप बात को आगे कर सकें तो आप देखेंगे कि द एक्चुअल डिक्लाइन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर आल्सो बिगेन, देयर इज अ कोरिलेशन, आई वुडंट से देयर इज अ कॉजेशन, कि ऑटोमन एम्पायर ने भी क्या किया, हलाक भी इसके बारे में लिखते हैं, वेल हलाक द क्रिश्चियन एकेडमिक, उन्होंने बड़ी प्यारी किताब, बड़ी प्यारी इंट्रोडक्शन लिखी है इनटू इस्लामिक लॉ, एवरीवन शुड रीड इट। सो उसमें वो भी बताते हैं, यू कैन सी इट योरसेल्फ, कि ऑटोमन्स ने क्या किया कि दे स्टार्टेड इनकॉर्पोरेटिंग द फ्रेंच सिस्टम। तो उन्होंने जो हमारा नॉर्मल असूल फ़िक़्ह का और जो फ़िक़्ह का काम था, उन्होंने वो आहिस्ता आहिस्ता दे रिमूव्ड इट, और उन्होंने
फ्रेंच सिस्टम इम्प्लीमेंट किया, और उसके बाद से जो था इन्होंने स्कॉलर्स को भी प्रोसिक्यूट किया। लेकिन इवन ड्यूरिंग दोज टाइम्स, अभी हमने बात की द लास्ट ग्रेट ऑटोमन शेख की, मुस्तफ़ा साबरी अफंदी साहब की, कि स्टिल दीज ग्रेट वर्क्स वर गेटिंग रिटन। अच्छा, अब जो असल डिक्लाइन हुआ, इट हैपन ड्यू टू कोलोनाइजेशन, कि व्हेन यू आर मेड अ स्लेव इन योर ओन लैंड, व्हेन यू आर बुचर्ड, व्हेन यू आर किल्ड, तो फिर आप इंटेलेक्चुअल वर्क्स तो नहीं ना राइट करेंगे। द ओनली थिंग दैट यू हैव अ कंसर्न फॉर इज योर ओन लाइफ, इज योर ओन फ्यूचर। और आप देखेंगे कि सब कॉन्टिनेंट में भी ये चीज़ बड़े वाजी है कि अब आप कहते हैं कि जी हमारे मदरसे में कलाम क्यों नहीं सिखाया जाता, साइंस क्यों नहीं सिखाई जाती, फलां चीज़ क्यों नहीं सिखाई जाती, क्योंकि जो उलमा थे वो कॉलोनाइज थे, और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एम्फेसिस दिया ऑन द साइंसेस दैट प्रिजर्व द रिलीजन। कुरान, अलूमुल कुरान में उन्होंने दिया, हदीस साइंसेस में उन्होंने दिया, तो उन्होंने उन साइंसेस को मेंटेन करने की कोशिश की जो रिलीजन को प्रिजर्व करती है। उन्होंने कहा बाकी इस टाइम पे ज़रूरी ही नहीं है। अब जो ट्रेजेडी है कि जब कॉलोनाइजेशन एंड भी हुई तो उन्होंने उसी तरह ही अपने मदरसा सिस्टम चलाए कि उन्होंने सिर्फ उसी साइंसेस में फोकस हैवी रखा, एंड दिस नीड्स टू चेंज। तो जब तक हम प्रॉब्लम को देखें ये भी तो कॉन्सिक्वेंस है ना कि वो कॉलोनाइज हुए। आई लाइक टू गो स्टेप बैक कि इस प्रोसेस का भी स्टार्ट भी तो हुआ होगा ना, एकदम से तो नहीं कि जागे और अगले दिन जो थे वो लोग ऑन स्लेव हुए थे। आई एक्चुअली एग्री विद सलीबा ऑन दिस कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ थी दुनिया की वो चेंज हो गई थी विद द एज ऑफ डिस्कवरी, कि पर्टिकुलरली जब अमेरिकाज दरियाफ्त हुए तो उससे ये हुआ कि 3 जो इस्लामिक गवर्नमेंट्स हैं, सफ़वी, मुग़ल और द ऑटोमन्स, जो खिलाफत उस्मानिया थी, ये तकरीबन इकट्ठे स्टार्ट हुए और तकरीबन इकट्ठे ख़त्म हुए, विच इज़ अगेन इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रीड कि क्यों ऐसा हुआ कि तीनों इकट्ठे स्टार्ट हुए इकट्ठे ख़त्म हो गए तकरीबन थोड़े थोड़े टाइम से। मुग़लों को मैं इस्लामिक तो नहीं कहूँगा, एटलीस्ट मुस्लिम्स थे वो, लेकिन रिप्रेजेंट कर रहे थे एक रिलीजन को ना, इस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ कि चूंकि उस वक्त दुनिया का ज़्यादा ख़िता यही था जो मुसलमानों के पास था, जो ट्रेड वगैरह होती थी तो वो ज़्यादा यहीं से होके जाती थी, जिसका बरह रास्त बेनिफिट ये होता था कि मुसलमानों का एक इकनॉमिक होल्ड दुनिया पे था, ट्रेड का होल्ड दुनिया पे था, जिसकी वजह से देखिए जब आप ट्रेड करते हैं तो आइडियाज़ का एक्सचेंज होता है, टेक्नोलॉजीज़ का ट्रेंड का चेंज होता है। कहीं कोई आइडिया ऐसा होता है कि वो आ तो जाता है लेकिन फ्लरिश नहीं कर सकता, इसलिए कि वहाँ पे इकोनॉमी इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती, वो आपके पास आता है, आप उसको बिल्ड करते हैं। यानी कि बहुत से एक ऐसी वो वजूहत थी जो बाद में यूरोप के हिस्से में आई। हाउएवर जब ये नई लैंड्स डिस्कवर होना शुरू हुई हैं, साउथ अमेरिकाज एंड द रेस्ट ऑफ इट, वहाँ से एक नई रेस स्टार्ट होती है। जैसे इंग्लैंड और स्पेन की लेजेंडरी जंगें हुई हैं कि वहाँ पे से सोना इतना मिल रहा है और वहाँ पे जवाहरात इतने मिल रहे हैं, और वो सारे के सारे नॉन इस्लामिक एरियाज़ हैं, विच मीन्स कि ट्रेड रूट्स यहाँ से ख़त्म होके उस तरफ शिफ्ट हो गए। और वो जो छोटे छोटे बादशाहतें होती थी, वो जो खिलाफत उस्मानिया से आके शिकायत किया करती थी, अंग्रेज़ मिसाल के तौर पे, कि काफर वाइकिंग्स हमारी औरतें उठा के लेके जाते हैं, हमारी मदद करें। दिस इज़ बेसिकली वो हिस्टोरिक लेटर आपको मिल जाएंगे, इन इतने कमज़ोर हुआ करते थे। ऑल ऑफ सडन उन्होंने जो प्राइवेटेयर्स का एक सिस्टम स्टार्ट किया, उनको बाद में फिर बड़ी बड़ी फ्लीट्स क्रिएट किए, सोना चांदी हीरे ये सारे जो हरात उन्होंने ढूंढे, दे डिड अ लॉट ऑफ प्लंडरिंग। साउथ अमेरिका की जो सिविलाइजेशन थी, गो इनटू द एज़टेक ट्रेडिशंस जो दुनिया में आपको मिलते हैं, रीड, आई मीन इट्स फैसिनेटिंग कि उनको किस तरह से लूटा गया। लेकिन हुआ ये कि दौलत उधर शिफ्ट होना शुरू हो गई। उस दौलत को इस्तेमाल करके बाद में अफ्रीका को प्लंडर किया गया, जो कि बनी थी जो जो ट्रीटी ऑफ बर्लिन है, कि किस तरह से वहाँ पे यूरोपियन मुल्क इकट्ठे होकर अफ्रीका को उन्होंने कार्व किया। अफ्रीका का मैप देखें, सीधी लाइनें हैं वहाँ पे नक्शों में, दुनिया में बॉर्डर्स इस तरह से नहीं हुआ करते, बट इज लिटरली कार्व दैट आपके, ये तुम्हारे इस समय तुम्हारे 10-12 मुल्कों ने उसको आपस में बांट लिया। उससे ये हुआ कि यूरोप की में इतनी ज़्यादा वेल्थ इकट्ठी होना शुरू हो गई कि वो अब साइंस कर सकते थे। एट द सेम टाइम कॉपरनिकन आइडिया के बाद रिलीजन का होल्ड वहाँ पे कम होना स्टार्ट हो चुका था। तो एक नई वहाँ पे, अभी अगरचे वो लोग रिलीजियस थे एट दैट टाइम, लेकिन वो अपने आप को उस तरह से चर्च से एफिलिएट नहीं करते थे, जिसकी प्रोग्रेशन बाद में हुई डीइज़म, और डीइज़म के बाद एथीज़म वहाँ पे गालिब आ गया, कि वहाँ का राइज होना शुरू हुआ बिकॉज ऑफ दिस प्लंडरिंग एंड पिलेजिंग दे स्टार्टेड। और मुसलमानों का डिक्लाइन स्टार्ट हुआ इसलिए कि मुसलमान रियासतें जो थी वो आइसोलेट होकर रहेगी, ना उनके साथ उस तरह की ट्रेड रही, ना वो पैसे रहे, और ये द फैक्ट ये 3 हिस्सों में तकसीम हुए थे, एक सेंट्रलाइजेशन भी नहीं थी। इवन खिलाफत उस्मानिया की जो अहमियत थी वो सफ़ीज़ की भी नहीं थी, मोलों की भी नहीं थी, नेवरदलेस दे वर नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईरान और एशिया या सब कॉन्टिनेंट। तो ये बहुत बड़े बड़े मुहर्रिकात थे जिनको सेंचुरीज लगे डिक्लाइन होते 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 होते। दैट इज़ how the history unfolded. And then there is alternative history from our seculars. Ghazali came along,
तहावतुल फ़लसफ़ा लिखी, साइंस ख़त्म होगी, मुसलमानों का डिक्लाइन हो गया। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट इवन? I would इट इज़ say, indeed, there were multi reasons for why the Islamic world did go towards a decline. Yeah. Obviously, I would say you explained it much more eloquently than I could. तो You're मैं very इसमें kind. एक बात करूँगा डेफिनेटली कि ये जो मसला है, जो मेन आज का मसला है कि बिकॉज वी हैव एक्सप्लेन कि जी डिक्लाइन क्यों हुआ, इमाम गजाली हीरो थे, ही वाज एन अ विलन। तो अब लेकिन वेयर डू वी गो फ्रॉम नाउ? Yeah. अब हम क्या करें? तो आई वुड से कि वी नीड टू स्टॉप लुकिंग टू द वेस्ट Yeah. फॉर इंस्पिरेशन। वी नीड टू लुक इनटू आवर ओन ट्रेडिशन। हमारा जो मेन मसला है आज कि इज दैट वी हैव गिवन इनटू द क्रिश्चियन डिवाइड Yeah. between secular and religious. Islam में there is no such thing as secular and religious. जो साइंस हमने की, You probably can guess what I'm going to say. yes, No, go I'm ahead. not going to say it. It would have been Islamic secularism, by the way, but Oh, whatever. wow. For us, basically, the thing is that any endeavor that is done for the sake of Allah is a religious endeavor. Yeah. कि खुदा कहता है, for example, there's a hadith in which the Prophet sallallahu alaihi wasallam says कि there is a cure for everything except death. So go ahead and find that cure. Yeah, exactly. इसलिए हमारे उलेमा कहते हैं कि फर्द किफाया है मेडिसिन, Mm. फिजिक्स इज फर्द किफाया, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर फर्द किफाया। Yeah. उसका मतलब है कम्युनल ऑब्लिगेशंस है, किसी ना किसी ने कम्युनिटी में करने हैं, Mm. नहीं तो सारी कम्युनिटी को गुनाह मिलेगा। Mm. तो अब इसमें बात ये आती है कि हमारे लिए एवरी सिंगल इंडेवर Yeah. इज अ रिलीजियस इंडेवर। हमारी जिंदगी खुदा से शुरू होती है, खुदा में ख़त्म होती है। Mm. इसलिए हम उसके दरमियान जो भी इंडेवर करते हैं Yeah. वो हम करते हैं फॉर द सेक ऑफ इल्म। इल्म Sure. के सेक के लिए करते हैं। क्यों? क्योंकि आप फॉर एग्जांपल अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कहते हैं कि ट्रूली दोज हु आर मोस्ट फियरफुल ऑफ देयर लॉर्ड आर दोज हु आर मोस्ट नॉलेजेबल। क्योंकि जब आप खुदा को जानेंगे, फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल कि इससे व्यूअर किस तरह रिलेट कर सकता है कि यूनिवर्स इतनी बड़ी है, वी आर अ स्पेक इन द सोलर सिस्टम विच इज़ अ स्पेक इन द मिल्की वे विच इज़ अ स्पेक इन द यूनिवर्स। अच्छा, जब आप इस खुदा ने जो इतनी बड़ी चीज़ बनाई है विच इज़ द यूनिवर्स, जो आपके दिमाग की सोच से ज़्यादा बड़ी है, then when you realize knowledge of the world, obviously you will be scared of such an entity. Yeah. Yeah, Is it- absolutely. It is इसलिए obvious, yes. हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसमें वो कहते हैं कि बेशक खुदा को तुम सब में से सबसे ज़्यादा मैं जानता हूँ और बेशक सबसे ज़्यादा उससे डरता भी मैं हूँ। Why? Because knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala is supposed to bring you closer to him. It's the bridge. Absolutely. Exactly. जितना आपका इल्म, इमाम गजाली इस चीज़ के बारे में लिखते हैं कि जो आपका नॉलेज है ना, वो आपको जो रिवॉर्ड मिलेगा उससे कॉमेंस्ट्रेट है। बेसिकली जितना आपको नॉलेज होगा उतना आपको रिवॉर्ड मिलेगा। कि आपका जो फाइनल में विजन होगा, जो आप देख भी सकते हैं ना, वो भी बेस्ड अपॉन जो नॉलेज होगा। क्योंकि आपको वो चीज़ नहीं दिखाई जा सकती जिसके लिए आपने सर्च नहीं किया और जिसके लिए आपने सोचा नहीं, समझा नहीं। तो इसलिए एवरी सिंगल एंडेवर दैट वी डू, आइदर इट बी साइंस, आइदर इट बी फिलोसफी, आइदर इट बी मेडिसिन, आइदर इवन इट बी लुकिंग टुवर्ड्स आवर मदर एंड स्माइलिंग, फॉर अस ऑल ऑफ दैट इज डन फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। तो हमारे लिए सेक्युलर और रिलीजियस डिवाइड कभी था नहीं। एंड एज यू एक्सप्लेन कि क्रिश्चियंस के लिए से डिवाइड था बिकॉज दे रिजेक्टेड द प्रीवियस लॉ ऑफ द ज्यूज। तो उन्होंने लॉ रिजेक्ट कर दिया, ना वो कभी पॉलिटिकल पावर में आए, ना हज़रत ईसा एक फादर थे, ना हज़रत ईसा एक पॉलिटिकल लीडर थे। और हमारे लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडिविजुअल्स टू बी एवर बोर्न। लेकिन वो ये चीज़ें नहीं थे। तो जब आप पिछला लॉ रिजेक्ट कर रहे हो विच इज़ द जूइश लॉ, तो फिर आपके पास रह क्या गया? And this is why you said, render to Caesar what is Caesar's and render to God what is God. But the problem is for the Muslim, there is no such thing as Caesar, there is only God. And we render everything to Allah. Absolutely. And this is what we need to understand. और यही वजह है कि हमने जो रिवाइवलिस्ट की मूवमेंट में जो हम कहते हैं कि हम 5 लाख नए फिलोसफर्स, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस, पॉलीमैथ्स, टेक डेवलपर्स पैदा करना चाहते हैं, इट्स बिकॉज ऑफ दिस एग्जैक्ट रीज़न कि भाई कब तक हम छुपते रहेंगे कि जैसे अभी हम गजाली की बातें कर रहे थे, या वी आर टॉकिंग अबाउट कितने 1200 साल पुरानी बात कर रहे हैं हम, राइट, या 1000 साल पुरानी बात कर रहे हैं, या हम बात करेंगे इब्नुल हैसम की करेंगे, या फराबी और इब्न सीना एंड ऑल दीज पीपल। तो इट्स अबाउट टाइम कि हम रियलाइज़ करें कि दैट्स बेसिकली व्हाट जो अभी हम कर रहे हैं, दैट्स नॉट अस, वी नॉट सपोज्ड टू बी दैट। तो उसका तरीक़ाकार यही है कि जस्ट राइज अप, गेट अप, रियलाइज़ कि नमाज रोज़े का मामला सिर्फ नहीं है, ये फ़र्ज़ किफ़ाया है, somebody got to do that। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। आई रियली अप्रिशिएट द टाइम। होपफुली ये जो एक सेकुलर प्रोपेगेंडा है उसको डिबंक करने में हमने एक पहला कदम आज उठाया है और उठाते रहेंगे इंशाल्लाह, विल कंटिन्यू टू डू दैट। आप हो गए, हमारे कुछ और भाई हैं, मैं पब्लिकली मैं एक्नॉलेज करना चाहूँगा, जिसमें आप हैं, राफ़े हैं, शेर शाह हैं, हसनैन बिन साजिद हैं,
हसन बिन सजाद हैं, माफ़ी चाहता हूँ, शी इज़ मुस्तफ़ा। ये वो लोग हैं जिनको मैं कहता हूँ कि ये अल्लाह ताला ने ना अब अबीलें भेज दी हैं, बिकॉज़ वी वर स्टक इन रिटेलिएटरी मोड। वो कर वो ज़रूरी है, वो हमारा काम है, वो हमें ज़रूर करना है। लेकिन अल्लाह ताला ने आप लोगों को एक रहमत बना के भेजा है कि आप जिस तरह से आप हिस्ट्री की ये जितने भी ये एक मिथ्स हैं उनको डिबंक करके विद लेज़र प्रिसिजन, और मैं जो रिवाइवलिस्ट का एक आइडियल मुसलमान देखता हूँ कि जो अप टू डेट हो लेकिन ग्राउंडिंग उसकी रिलीजन में हो, यू गाइस आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट। आई एम रियली रियली हैट्स ऑफ टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे। ज़हमत मैं आपको दूंगा दोबारा से बहुत जल्दी। यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। कैसे भाई वुड से कि आपने जितनी तारीफ़ की इतने हम काबिल नहीं है। वी डू एवरीथिंग दैट वी डू फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। जो हमने अच्छा कहा वो खुदा की ज़ात से है, जो हमने बुरा कहा वो हमारे से है। अल्लाह थैंक यू ताला वेरी खुश मच। रखे, अस्सलाम आबाद रखे। वालेकुम व वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।